सोलर ग्रुप का परिचय। कभी यह एक सपना था, आसमान का सपना, स्वतंत्र उड़ानों का सपना, विश्व यात्रा का सपना, और हमने इसे साकार कर दिया। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए था? हमारे सपने हमारे लक्ष्य बन गए हैं। हमारे विचार हमारे योजनाओं में बदल गए हैं। हमारे आइडियाज एक रोड मैप और उत्पादन तकनीक में तब्दील हो रहे हैं। हमारा कार्यक्रम सालों आगे तक तय है। विकास और निर्माण, घटक और सामग्री, मॉडल बनाना और परीक्षण करना। सपने से हम परिणाम की ओर बढ़ रहे हैं। इस सफर में हमारे साथ चलो। सोलर ग्रुप नए पीढ़ी के ज़ेपेलिन प्रोजेक्ट का परिचय देता है। हमने भविष्य की भविष्यवाणी करने का तरीका चुना है, इसे आपके साथ मिलकर बनाना। दोस्तों, आप सभी का इस महत्वपूर्ण वेबिनार में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे पास एक और विशेष वेबिनार है। आप एरोनोवा कंपनी के साथ हैं। मैं फ्योडर हूं, कंपनी का तकनीकी निदेशक और आपका आज का मेज़बान। आज मैं एक व्याख्यान प्रस्तुत करूंगा। एक बार फिर याद करेंगे कि हम क्या करते हैं, किस चरण में हैं और कौन कौन से उपकरण विकसित कर रहे हैं। अगर सब कुछ स्पष्ट रूप से सुनाई और दिखाई दे रहा है तो कृपया अपनी सक्रियता दिखाएं ताकि हमारी तकनीकी टीम यह समझ सके कि सब कुछ सही ढंग से काम कर रहा है। आज हमारे पास गर्मी का मध्य है। अगर आपको याद हो तो हमने इस प्रोजेक्ट की घोषणा गर्मी के अंत में की थी। अब बहुत कम समय बचा है, हमारे प्रोजेक्ट को पहला साल पूरा होने वाला है। हम साल भर में क्या क्या कर पाए इसका एक प्रारंभिक सारांश निकाल सकते हैं। अब हम इसी पर काम करेंगे। हाँ, लोग कह रहे हैं सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों, एक बार फिर अगर आपको ठीक से याद हो तो हमने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शुरू किया था। तकनीक को फिर से विकसित करना और उसी उन्नत तकनीक के आधार पर एक पूरी नई इंडस्ट्री का निर्माण करना। मानदू ये है वायुमंडलीय यात्रा, ये है एयरशिप्स। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य अगले 5 वर्षों के भीतर एक ऐसी स्थायी प्रणाली और एक स्थायी व्यवसाय की स्थापना करना है जो विकास, डिजाइनिंग, उत्पादन की स्थापना, निर्माण और उसके सुचारू संचालन का कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त यह व्यावसायिक संचालन और बिक्री गतिविधियों को भी कुशलतापूर्वक प्रबंधित करेगा, जिससे उपभोक्ताओं को निरंतर सहयोग प्रदान किया जा सके और व्यवसाय का सफलतापूर्वक विस्तार किया जा सके। लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी हैं। यह सब एयरशिप्स के आधार पर है। हमने एक रणनीति चुनी है। हम छोटे एयरशिप से शुरू करते हैं, धीरे धीरे उसका आकार बढ़ाते हैं और उन्हें जटिल बनाते हुए बड़े एयरशिप्स की ओर बढ़ते हैं। इससे हमें वास्तव में बहुत कुछ मिला है, क्योंकि जो लोग सीधे बड़े और विशाल एयरशिप्स के विकास में लग जाते हैं, हम उनके लिए वैश्विक अनुभव देख सकते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सीधे बड़े एयरशिप्स का निर्माण करना बहुत ही श्रमसाध्य और अत्यंत जटिल कार्य होता है, और अगर शुरुआत में कोई भी गलत कदम उठाया जाए तो कुछ वर्षों बाद गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे काफ़ी अधिक पीछे लौटना पड़ सकता है। पहला एयरशिप्स, जिसे हमने विशेषज्ञ राय के आधार पर सावधानी पूर्वक चुना था, हमें लगा कि वह निश्चित रूप से बाजार में बहुत अधिक मांग में रहेगा, लेकिन अभी तक बाजार से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं मिली है। उसका आकार हमने 2000 घन मीटर रखा है। इसका मतलब है कि इस एयरशिप्स में 2000 घन मीटर हीलियम भरा जाता है। हीलियम का हर घन मीटर 1 किलोग्राम उठाता है, यानी कुल 2000 किलोग्राम उठाने की क्षमता। हाँ, 2000, बिल्कुल सही, 2 टन। लेकिन इसमें से खुद एयरशिप्स का वजन घटाने के बाद लगभग 500 किलोग्राम की उपयोगी भार क्षमता बचती है। अभी असल में यह क्षमता थोड़ी ज़्यादा है। यह इस सीरीज़ का पहला एयरशिप्स है और यह नरम है। एयरशिप्स को नरम, अर्ध कठोर और कठोर श्रेणियों में बांटा जाता है। इसका मतलब है कि एयरशिप्स का मुख्य ढांचा, यानी इसका सबसे बड़ा हिस्सा, या तो नरम सामग्री से बना होता है या फिर उसी नरम सामग्री से, लेकिन अंदर एक छोटा सा ढांचा होता है। इसी तरह की संरचना पर जर्मन ज़ेपेलिन अब भी बनाए जाते हैं। इसमें अंदर एक त्रिकोणीय फ्रेम होता है और बाहर नरम आवरण होता है। त्रिकोणीय फ्रेम पर ही इंजन लगे होते हैं।
यह अर्ध कठोर और कठोर श्रेणी में आते हैं। ये कुछ वैसे ही हैं जैसे जेपलिन, ग्राफ जेपलिन। असल में कठोर एयरशिप्स की संख्या बहुत ज़्यादा थी, लगभग 100 के करीब अलग अलग प्रकार के, सिर्फ जेपलिन कंपनी के ही। कठोर एयरशिप्स संभव हैं। खैर, इसमें कठोर ढांचा होता है, ये तो स्पष्ट है, और एरोडायनामिक्स के लिए बाहरी आवरण होता है जिसके अंदर उठाने वाले गैस के बैग रखे जाते हैं। और हम विशेष रूप से कठोर एयरशिप्स की ओर बढ़ने का लक्ष्य रखते हैं। पहले नरम एयरशिप्स बना रहे हैं, जैसे 2000 घन मीटर, 8000, और आगे की योजना भी तय है। आगे जब 35,000 घन मीटर उठाने वाली गैस हो जाती है तो इस आकार में पहले से ही एक कठोर एयरशिप बनाना संभव हो जाता है। क्योंकि छोटा एयरशिप बनाना संभव नहीं है, क्योंकि उसकी बाहरी परत का भी वजन होता है, और कठोर बाहरी परत का वजन बहुत ज़्यादा होता है, तो वह बस उड़ नहीं पाएगा, हीलियम की उठाने वाली शक्ति पर्याप्त नहीं होगी। लेकिन बाहरी परत का क्षेत्रफल वर्ग में बढ़ता है, जबकि आयतन घन में बढ़ता है, और चूंकि आयतन घन में बढ़ता है, एक निश्चित आयतन के बाद एरोस्टैटिक बल इस क्षेत्रफल के द्रव्यमान से कहीं अधिक हो जाता है, और तब कठोर एयरशिप बनाना संभव हो जाता है। पहला एयरशिप नोवा 2, जिसे हमने इस महत्वपूर्ण प्रारंभिक चरण में नाम दिया है, अब पूरी तरह से उत्पादन के चरण में प्रवेश कर चुका है। लेकिन अगर आप इस प्रोजेक्ट को फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि हम पहले ही छोटे एयरशिप पर उड़ान भर चुके हैं। हमने उसे नोवा 01 नाम दिया है। यह लगभग 130 घन मीटर का है, एक छोटा सा डिरिजिबल। ये एयरशिप्स नोवा 2 की एक गतिशील और विस्तृत कॉपी है। चलिए मैं आपको इन सभी को विस्तार से दिखाता हूँ। तो हमारे पास सबसे पहला एक छोटा लेकिन प्रभावशाली डिरिजिबल है जिसकी क्षमता 130 घन मीटर है। हमने इसे विशेष रूप से नोवा 01 नाम दिया है, जो कि प्रसिद्ध एयरशिप्स नोवा 2 की एक गतिशील और सटीक कॉपी है। और अब लाइनअप में पहला गंभीर एयरशिप है। इसकी प्रभावशाली क्षमता 2000 घन मीटर है। इसका नाम है नोवा 2। हम पहले ही नोवा 01 पर सफलतापूर्वक उड़ान भर चुके हैं, जिसने हमें इस नई पीढ़ी के एयरशिप के लिए मूल्यवान अनुभव प्रदान किया है। आपने हमारे नोविनकी में उड़ानें देखी हैं। इस एयरड्रोम का धन्यवाद, हैंगर के मालिक का भी धन्यवाद, जिन्होंने हमें शरण दी। हम पूरे 1 महीने तक वहाँ उड़ान भरते रहे। हमने वहाँ क्या जांचा? यह सिर्फ इस यंत्र की डायनेमिक कॉपी नहीं थी। डायनेमिक कॉपी का मतलब यह वास्तव में है कि उदाहरण के लिए सामने के प्रतिरोध और इंजन की थ्रस्ट का अनुपात, टेलफिन की सतह का अनुपात, ये सभी महत्वपूर्ण अनुपात पूरी तरह से बरकरार रखे गए हैं। लेकिन इन्हें छोटे आकार में सावधानीपूर्वक स्केल किया गया है, ताकि हम इस विशेष एयरशिप की गतिशील और जटिल विशेषताओं को गहराई से समझ सकें, साथ ही इसकी खुद की विस्तृत योजना को भी। नोवा 2 को इस तरह से विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें एक शक्तिशाली मुख्य इंजन है और 2 प्रोपेलर भी हैं जो इसी मुख्य इंजन से आवश्यक थ्रस्ट प्राप्त करते हैं। ये सब कुछ एक घूमने वाली ट्रांसमिशन पर स्थित है, यानी हमारे प्रोपेलर घूमते हैं और थ्रस्ट को डायरेक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि वह प्रोपेलर को इस तरह सेट कर सकता है कि थ्रस्ट वर्टिकल हो जाए, जिससे वह सीधा ऊपर उठ सके, फिर प्रोपेलर को घुमाकर आगे उड़ सके। यही योजना यहाँ भी लागू की गई है। ये उसकी पूरी कॉपी है। और टेल साइड थ्रस्टर डिवाइस का इस्तेमाल कम स्पीड पर मैन्यूवरिंग के लिए विशेष रूप से किया जाता है। जब स्पीड लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा हो जाती है तो टेल फिन्स और एयरशिप्स के रडर स्वतः ही एक्टिवेट हो जाते हैं। वह रडर की मदद से अपनी दिशा को नियंत्रित कर सकता है। यही सब कुछ छोटे मॉडल में भी पूरी तरह से बरकरार है, और विशालकाय एयरशिप्स में इन सब का नियंत्रण एक जटिल कंट्रोल सिस्टम यानी कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। और वह सॉफ्टवेयर खुद कंप्यूटर, फ्लाइट कंट्रोलर के लिए विशेष सॉफ्टवेयर, डिस्पैचर सॉफ्टवेयर, यह एक अलग और महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जिसकी मदद से रिमोट पायलट या डिस्पैचर व्यक्ति एयरशिप से आसानी से कनेक्ट हो सकता है। हमने ये सब कुछ सफलतापूर्वक बना लिया है, तो आप कह सकते हैं बस 1 महीने पहले अगस्त से गिन सकते हैं। और अब हम इस एयरशिप्स पर सक्रिय रूप से परीक्षण कर रहे हैं। वे वीडियो जो आपने देखे, उनमें हम मुख्य रूप से मैनुअल कंट्रोल स्कीम के तहत उड़ान भर रहे थे, और खुद नियंत्रण प्रणाली यानी खुद कंप्यूटर, फ्लाइट कंट्रोलर और बाकी सब कुछ, ये सब कुछ शुरू से ही इसी उपकरण के लिए बनाया जा रहा है। बस इसी पर हमें ये सब कुछ आजमाने का मौका मिलता है। हमारे पास अभी 3 नियंत्रण योजनाएं रखी गई हैं। पहली, जब ऑपरेटर मैदान में कंट्रोल पैनल के साथ मौजूद होता है। यह एक साधारण कंट्रोलर है जैसे कि क्वाडकॉप्टर के लिए होता है। फिलहाल ये पूरी तरह पर्याप्त है और सीधी दृष्टि की सीमा में हम आसानी से इसे नियंत्रित कर सकते हैं।
ये पहली योजना है, ये योजना सबसे सुरक्षित है। नोविनकी में हमने केवल इसी के अनुसार उड़ान भरी थी, लेकिन एक बार हमने ऑटोमेशन भी आजमाया था। दूसरी योजना, इसमें भी वही ऑन ऑपरेटर होता है, लेकिन वह शर्तिया तौर पर मॉस्को के ऑफिस में बैठा होता है। उदाहरण के लिए वह मॉनिटरों पर ध्यान से देखता है। इस विशालकाय एयरशिप पर 1, 2, 3, 4, 5 वाइड फॉर्मेट वीडियो कैमरे लगे हुए हैं, जो रियल टाइम में न्यूनतम देरी के साथ इस एयरशिप के चारों ओर 360 डिग्री का विस्तृत वीडियो लगातार और स्पष्ट रूप से भेजते हैं। और यह ऑपरेटर जो मॉस्को में बैठा है, उसके पास यहाँ सभी आवश्यक नियंत्रण उपकरण हैं। वह एयरशिप के चारों ओर की पूरी स्थिति देख सकता है और वह इसे नियंत्रित भी कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई ऑपरेटर फील्ड से करता है। यूं कहें तो ये नियंत्रण की दूसरी योजना है। हम अभी तक इस तक नहीं पहुंचे हैं। ये काम करती है, बस अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। उदाहरण के लिए आप जानते हैं, हमने अभी हाल ही में नोविनकी में उड़ानें पूरी की हैं। हमारे पास 1 महीने का अंतराल था और हम परीक्षण के लिए चले गए थे। अभी हम वोस्क्रेसेंस्क में हैं और कुछ बग्स कोड में आ गए थे जो यहाँ वोस्क्रेसेंस्क में सामने आए। अभी हमने ड्रोन को हवा में सफलतापूर्वक उड़ाया और एक सुंदर वीडियो देखा। वे उड़ रहे हैं। जल्द ही क्वाडकॉप्टर से एक और भी अधिक सुंदर वीडियो आएगा। कुल मिलाकर ऐसी स्थिति थी, उदाहरण के लिए, जब फील्ड में ऑपरेटर एयरशिप्स के कोर्स के अनुसार नीचे ऊपर निर्देश देता है तो रडर्स सही तरीके से काम करते हैं, लेकिन वह घूमने वाली बीम जिस पर मुख्य प्रोपेलर लगे हैं वह किसी कारणवश दूसरी दिशा में घूमने लगती थी। और चूंकि आप फील्ड में होते हैं, ये सब तुरंत दिखाई देता है। हमने उसे लैंड कराया, 10 मिनट कोडिंग के बाद हमने इसे ठीक कर दिया। बस ऑफिस में रहकर ये थोड़ा ज़्यादा मुश्किल और थोड़ा ज़्यादा जोखिम भरा होता है। अभी भी कुछ छोटी मोटी खामियां हैं, हम उन्हें छोटे डिवाइस पर ही फाइन ट्यून कर रहे हैं, लेकिन यह सिस्टम भी अब काम कर रही है। ये ऑफिस में है और जल्द ही हम इस पर वीडियो रिव्यू बनाएंगे। और अब तीसरी प्रणाली है, जब व्यक्ति यानी नियंत्रण प्रणाली का संचालक दुनिया के किसी भी कोने में हो सकती है। उसके पास बस इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए और वह या तो अपने स्मार्टफोन, टैबलेट या कंप्यूटर से कनेक्ट होकर हमारे इस डिस्पैचर सॉफ्टवेयर को खोलता है, जैसा कि मैं फ़िलहाल इसे कहता हूं, और वह सभी एयरशिप्स को आसानी से देख सकता है। वह चुनता है, फ़िलहाल हमारे पास केवल एक ही है, तो वह इस विशाल एयरशिप को चुनता है, उसे सक्रिय या निष्क्रिय कर सकता है, सभी महत्वपूर्ण प्रणालियों की सावधानीपूर्वक जांच कर सकता है, जैसे बैटरी की चार्जिंग, गैस और बैलूनेट सिलेंडर के अंदर का दबाव, सभी तापमान, सभी इंजनों की तत्परता और अन्य आवश्यक चीज़ें। यानी वह सभी प्रणालियाँ देख सकता है और कई मोड्स भी उपलब्ध हैं। मोड का मतलब है कि जब वह नक्शे पर किसी स्थान को चुनता है, उड़ान के लिए तैयारी करता है, बटन दबाता है, एयरशिप्स तैयार होना शुरू कर देता है, फिर नक्शे पर किसी बिंदु को चुनता है, उदाहरण के लिए ऊंचाई निर्धारित करता है और गश्त का त्रिज्या भी तय करता है। एयरशिप्स उड़ान भरता है, उस निश्चित बिंदु पर जाता है और उसके चारों ओर गश्त करना शुरू कर देता है। आप कई सारे बिंदु निर्धारित कर सकते हैं। हर बिंदु पर यह शर्तियाँ हैं, यहाँ तुम्हें एयरशिप्स को आना है, एक निश्चित ऊंचाई और गति पर कुछ चक्कर लगाने हैं। ये सभी आवश्यक सेटिंग्स निर्धारित की जा सकती हैं। दूसरे बिंदु पर तुम्हें लैंड करना होगा, उस बिंदु पर लगभग आधे घंटे तक खड़ा रहना होगा, फिर से उड़ान भरनी होगी और इसी तरह आगे बढ़ना होगा। ये सॉफ्टवेयर तैयार है। हमने इसे आंशिक रूप से नोविनकी में परीक्षण किया था, लेकिन वहाँ हमने केवल सशर्त वेक्टर निर्धारित किए थे। यानी हमने रिमोट कंट्रोल मोड को बंद कर दिया था और मैदान में खड़े होकर टैबलेट से एयरशिप्स की ऊंचाई और दिशा निर्धारित कर रहे थे। यानी फ़िलहाल कमांड क्लाउड सर्वर के माध्यम से दी जा रही थी। अभी हमारा सर्वर ऑफिस में फिजिकली स्थापित है, यानी जब हम मैदान में होते हैं तो इंटरनेट मोबाइल कनेक्शन के ज़रिए डेटा सर्वर तक जाता है। सर्वर सब कुछ प्रोसेस करता है और फिर मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से सारी जानकारी एयरशिप्स को भेजता है। उसके अंदर 2 ऑपरेटरों के 2 राउटर लगे हुए हैं और बिल्कुल भी बिना किसी भी देरी के केवल कुछ ही मिलीसेकंड में एयरशिप्स बहुत जल्दी और पूरी तरह से कमांड प्राप्त करता है और निर्धारित वेक्टर के अनुसार उड़ान भरना शुरू कर देता है। वैसे इस हफ्ते हम अपने सर्वर पर सॉफ्टवेयर की पूरी कार्यक्षमता स्थापित कर रहे हैं। अगले हफ्ते से हम परीक्षण शुरू करेंगे, तो ध्यान बनाए रखें, यह काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। और यह उन्नत और अत्यधिक प्रभावी डायनेमिक कॉपी मॉडल, जिसने अपनी अनूठी क्षमताओं के साथ वास्तव में कई प्रमुख और प्रतिष्ठित विज्ञापन कंपनियों से बहुत ही सकारात्मक और दिलचस्प प्रतिक्रियाएं प्राप्त की हैं। उन कंपनियों से जिन्हें यह उनके उपयोगी और महत्वपूर्ण पेलोड्स के लिए एक अत्यंत प्रभावी और विश्वसनीय कैरियर के रूप में चाहिए,
जैसे कि विस्तृत मॉनिटरिंग, सटीक डेटा रिट्रांसमिशन और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए। इसी वजह से हम अब इस महत्वपूर्ण और निर्णायक चरण में हैं कि हम इस एयरशिप्स की केवल एक डायनेमिक कॉपी नहीं, बल्कि उसी सटीक आकार में एक पूर्ण एयरशिप्स यानी एक छोटा और पूरी तरह से कार्यशील ड्रोन बना रहे हैं। हमने इसका नाम एरोलेट रखा है, साथ ही 01 भी। इसका रूप थोड़ा अलग और विशिष्ट होगा। इसका ढांचा निश्चित रूप से दिलचस्प होगा, ये बिल्कुल भी पारंपरिक नहीं होगा। इसकी पूंछ की बनावट भी काफ़ी खास और अनूठी होगी। इसमें अब जो आपने इस एयरशिप्स पर देखा वह गोंडोला, वह बस ज्यामितीय रूप से एयरशिप्स नोवा 2 के गोंडोला की नकल करता है। पूरी तरह से नहीं, बिना किसी फेयरिंग के, यानी वहाँ लैंडिंग गियर की चौड़ाई वगैरह है। वैसे इसकी मुख्य विशेषताओं में से एक है निचले मूरिंग पॉइंट के चारों ओर फ्लूगिंग करना। अब हम इसी महत्वपूर्ण चीज़ पर काम करना शुरू कर रहे हैं और यह एक जटिल प्रक्रिया है। साथ ही अभी एक नया एरोलेट भी बनाया जा रहा है, लेकिन वह 01 नहीं बल्कि 02 है। यहाँ यह 01 है क्योंकि इसकी कुल क्षमता 130 क्यूबिक मीटर है और यहाँ यह पहले ही 200 के करीब है। वहाँ लगभग 190 क्यूबिक मीटर की एक विशाल क्षमता है। यह अब 2 प्रोपेलर वाला नहीं बल्कि 4 प्रोपेलर वाला है। इसमें 2 अतिरिक्त प्रोपेलर लगे हैं। यहाँ एक थोड़ा अलग तरह का एक अनूठा और विशेष स्टीयरिंग डिवाइस लगा है जो काफ़ी दिलचस्प है। हमें पूरी उम्मीद है कि अगस्त के अंत तक हम इसे आसमान में सफलतापूर्वक देख पाएंगे। इस अत्याधुनिक उपकरण के लिए हमारी कंपनी पहले ही सभी इच्छुक पक्षों को विस्तृत व्यावसायिक प्रस्ताव भेजना शुरू कर चुकी है। वे उपलब्ध हैं। वहाँ पहले से ही 2 प्रकार के व्यावसायिक प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं जो प्रयोगों के संचालन के लिए हैं। सेवा के रूप में हम शर्तियाँ आते हैं और एक नहीं बल्कि कई एयरशिप्स तैनात करते हैं, क्योंकि कई की आवश्यकता होती है। उन्हें ग्राहक की उपयोगी भार के साथ तैनात करते हैं, प्रयोग करते हैं और ये सभी सेवाएं सशुल्क होती हैं। और प्रयोग के परिणामों के आधार पर हम सीरियल प्रोडक्शन पर जाते हैं और इन प्रकार के उपकरणों की सीरियल प्रोडक्शन के लिए व्यावसायिक प्रस्ताव भी हमारे द्वारा पहले से ही तैयार कर भेजे जा चुके हैं। प्रयोग इस साल होंगे और सीरियल प्रोडक्शन सबसे अधिक संभावना है अगले साल होगा। ये भी संभव है कि साल की शुरुआत में ही हो जाए। जो संपूर्ण नियंत्रण प्रणाली विकसित की गई थी, स्वाभाविक रूप से इसी उपकरण के लिए उसका परीक्षण इसी पर किया गया है और वह पूरी उपकरण श्रृंखला के लिए उपयुक्त होगी। अब हम पूरी श्रृंखला तक पहुंचने वाले हैं, इसलिए यह अब कहीं अधिक तेजी से बन रहा है। अब बहुत सी बातें पहले से अधिक स्पष्ट हैं। तो कुल मिलाकर हम अब आगे बढ़ते हैं। खैर, यह अभी सब कुछ नहीं है जो हमने इस परियोजना की शुरुआत से अब तक सफलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से हासिल किया है। मैं इस पर एक रेखा खींचता हूँ। चलिए अब एयरशिप्स नोवा 2 की ओर बढ़ते हैं। यह भी एक बहुत ही क्लासिक उपकरण है जो काफ़ी सॉफ्ट, मुलायम है और एक शक्तिशाली पेट्रोल इंजन पर चलता है। यह वास्तव में एक पेट्रोल हेलीकॉप्टर इंजन है। ये सभी डिरिजेबल्स पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हैं। ये सामान्य लिथियम बैटरियों से चलने वाले इलेक्ट्रिक मोटरों पर काम करते हैं। इस एयरशिप्स में कुछ भी नया आविष्कार करने की ज़रूरत नहीं थी। इसमें हम बैटरी की जगह सीधे हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स लगाते हैं जो इसे और भी अधिक कुशल बनाते हैं। यानी ये काफ़ी महंगा होगा, शर्तिया तौर पर काफ़ी। कुल मिलाकर ये एक महंगा विकल्प होगा, लेकिन इसकी दक्षता कहीं अधिक होगी। ये और अधिक दूर तक उड़ सकेगा, ज़्यादा वज़न उठा सकेगा और भी बहुत कुछ। यह एयरशिप्स हमारे पास फ़िलहाल पेट्रोल इंजन वाला है। इसमें हेलीकॉप्टर का इंजन लगा है जो पूरी तरह से काम करता है और इसे संचालित करता है। यह इंजन सिर्फ प्रोपेलर ही नहीं घुमाता, बल्कि यह एक शक्तिशाली जनरेटर को भी ऊर्जा प्रदान करता है जो लिथियम आयन बैटरियों को चार्ज करते हैं, जिनसे हमारा टेल थ्रस्टर सुचारू रूप से चलता है। हमारा टेल थ्रस्टर पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है। मैंने यहाँ 2 बड़े प्रोपेलर बनाए हैं। असल में वहाँ एक ही प्रोपेलर होगा जिसमें ब्लेड्स के घुमाव का एक विशेष और जटिल मैकेनिज्म होगा। मैं तो ये कहना चाहता था कि यह पूरी तरह से विकसित हो चुका है, लेकिन सच में यह अभी तक पूरी तरह से नहीं हुआ है। यह वास्तव में 2 अलग अलग वर्जन में विकसित किया जा रहा है। पहला वर्जन यह एक उन्नत और अत्यधिक सक्षम ड्रोन है। ये 500 किलोग्राम से शुरू होकर 500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक भारी माल को स्वायत्त रूप से या तो एक रिमोट पायलट के साथ या पूरी तरह से एक समर्पित डिस्पैचर के साथ ले जाने में सक्षम होगा। और दूसरा महत्वपूर्ण वर्जन यह एक पैसेंजर वर्जन है जिसमें कुल 6 लोग होंगे,
एक पायलट और 5 यात्री, और लगभग 2 घंटे की लंबी और आरामदायक उड़ान इस पर विशेष रूप से आसानी से की जा सकेगी। यह और भी अधिक समय तक उड़ सकता है, लेकिन नियमों के अनुसार 2 घंटे से अधिक उड़ान की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है, अगर उसमें शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, यूं कहें तो हमारे पास पैसेंजर वर्जन पूरी तरह से तैयार है। असल में दोनों की तैयारी की स्थिति लगभग एक जैसी ही है, बस इसमें अपनी दिशा में थोड़ी अधिक प्रगति हुई है और उसमें अपनी दिशा में थोड़ी अधिक प्रगति हुई है। वे लगभग एक जैसे ही हैं और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन मानव रहित और मानव चालित विमानों पर अलग अलग नियम लागू होते हैं, और उदाहरण के लिए पूरी तरह से मानव चालित विमान को लेकर बस उसकी गोंडोला निकाल देना और कहना कि अब यह ड्रोन है, ऐसा नहीं किया जा सकता। फिर भी दोनों के लिए अपनी अपनी अनूठी आवश्यकताएं होती हैं। मानव रहित विमानों के लिए अलग, मानव चालित के लिए अलग, इसलिए वे थोड़े अलग हैं, लेकिन कुल मिलाकर उनकी अवधारणा एक जैसी ही है। इन विमानों की भी हमारे यहाँ अब बहुत अधिक मांग है। हम इनके लिए भी विस्तृत व्यावसायिक प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं, और ये सभी उन्हीं कंपनियों के साथ किए जा रहे हैं जो अभी हमारे यहाँ छोटे ड्रोन का ऑर्डर देती हैं। क्योंकि निगरानी उपकरण, चाहे वो ऑप्टिकल हो जो प्रकाश का उपयोग करता है, या रेडार जो रेडियो तरंगों का उपयोग करता है, अपने वजन, निगरानी की दूरी और प्राप्त होने वाली स्पष्टता आदि के हिसाब से एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग होते हैं। और यह एयरशिप्स नोवा 2 ड्रोन मोड में, यानी एक निगरानी एयरशिप के रूप में, बहुत अधिक मांग में और बेहद सफल साबित हुआ है। महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमें बहुत सी चीज़ों पर नज़र रखनी होती है, जैसे कि पर्यावरण, आग, बर्फ़ की विशाल चट्टानों, और आप खुद जानते हैं और भी कई दिलचस्प चीज़ों और शहरों पर भी ध्यान देना होता है। इसमें यह भी शामिल है कि इस महत्वपूर्ण उपकरण के लिए वर्तमान में क्या किया जा रहा है और निकट भविष्य में इसके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। आइए सबसे मुख्य बात से शुरू करते हैं। वैसे तो यहाँ सब कुछ मुख्य है, यह है आवरण। यह दिखने में बड़ा और महत्वपूर्ण है। एयरशिप्स बिना आवरण के एयरशिप्स नहीं होता। इस आवरण को हमने एक मॉस्को की कंपनी से विशेष रूप से मंगवाया था, जो छोटे और बंधे हुए एरोस्टैट्स का निर्माण करती है, जो आकार में वास्तव में बहुत छोटे होते हैं, यहाँ तक कि हमारे नोवा 01 से भी काफ़ी छोटे। उन्होंने अपने पास उपलब्ध सामग्री से, जो कि उस समय आदर्श नहीं थी, हमारे लिए यह आवरण बड़ी मेहनत से बनाया। इसके लिए हम उनका हृदय से बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे देश में फ़िलहाल कोई भी इतनी बड़ी और जटिल आवरण बनाने में सक्षम नहीं है। न तो वे और न ही वे लोग जिनसे हमने यह आवरण मंगवाया था। ये वाला हमने दूसरी कंपनी से मंगवाया, जो विभिन्न प्रकार की फुलाने वाली आकृतियाँ बनाती है। हमने ये समझा कि उनके पास अच्छी तकनीक है, अच्छे डिज़ाइनर हैं और अच्छा उत्पादन है। सिर्फ इतना था कि उन्हें थोड़ी बहुत डिटेल्स में मार्गदर्शन देना पड़ा, सामग्री के चयन में मदद करनी पड़ी, वगैरह वगैरह। ये बड़ी मेहनत हमने की और अब यह आवरण निर्माणाधीन है, लेकिन फिर भी ऐसी 2000 घन मीटर की आवरण या उससे बड़े आकार की आवरण वे भी बनाने में सक्षम नहीं हैं। इसीलिए हमने खुद ही काफ़ी पहले बहुत ही सावधानीपूर्वक और विस्तृत खोज के बाद इस आवरण के लिए उपयुक्त सामग्री और कपड़ा ढूंढ लिया था, जो कि विशेष रूप से विदेशी मूल का है। सौभाग्य से हमें बिना किसी बड़ी अड़चन के इसे खरीदने की अनुमति मिल गई, और वे इस बात से बहुत खुश थे कि इस सामग्री की वास्तव में काफ़ी मांग है। सोम कोई और भी है जो हवाई यात्रा से जुड़ा है, और ये कंपनी भी हवाई यात्रा से जुड़ी है, और वे लोग चीनी भाषा में बात करते हैं। हमने आवश्यक सामग्री सफलतापूर्वक खरीद ली है, और उन्होंने हमें उस विशेष उपकरण के चयन में भी बहुत मदद की, जिस पर ये उच्च गुणवत्ता वाले आवरण कुशलतापूर्वक बनाए जा सकते हैं। हमने इस महत्वपूर्ण उपकरण के लिए पहले ही अग्रिम भुगतान कर दिया है, और अब हमारे सामने एक बहुत बड़ी और जटिल चुनौती है जिसे हमें हल करना है। कुछ आवश्यक उपकरण आना शुरू हो गए हैं, कुछ अभी भी रास्ते में हैं, और कुछ तो अभी तक भेजे भी नहीं गए हैं। सबसे बड़ी चुनौती है आवरण निर्माण का सफलतापूर्वक आयोजन करना। यह एक ऐसी जगह है जहां कुछ विशेष आवश्यकताएं वास्तव में मौजूद हैं। खैर, हमारे पास केवल एक ही रास्ता है जिस पर हम वर्तमान में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यह त्वरित उत्पादन स्थापित करना है, ताकि न्यूनतम पैसे, न्यूनतम प्रयास और न्यूनतम समय में इस पूरे महत्वपूर्ण कार्य के लिए भुगतान करके एयरशिप्स नोवा 2 का पहला आवरण प्राप्त किया जा सके। ये मार्ग हमारे लिए पूरी तरह से स्पष्ट है।
हमें अच्छी तरह से और विस्तार से पता है कि यह जगह कैसी है और ये कहाँ सटीक रूप से स्थित है। बांध जब हम वहाँ जाते हैं और जब हम आवरण बनाना शुरू करेंगे तो सबसे आशावादी परिदृश्य में हम गर्मियों में शुरू करेंगे, और अगर सब कुछ इतना अच्छा नहीं रहा तो शरद ऋतु की शुरुआत में। लेकिन यह अच्छा है कि हमारे पास शरद ऋतु की शुरुआत में ये बड़ा आवरण तैयार हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी प्रणालियाँ भी अभी निर्माण के चरण में हैं। और एक दूसरा महत्वपूर्ण और व्यवहार्य रास्ता है, यह है सीरियल उत्पादन की स्थापना, एक बहुत ही गंभीर और बड़े पैमाने पर, जहां ये विशेष आवरण, ये और आगे के सुरक्षात्मक आवरण एक व्यवस्थित और कुशल तरीके से सीरियल रूप से बनाए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा हॉल है जो हजारों वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जिसमें एक विशेष और उच्च स्वच्छता स्तर है। इसकी ऊंची छतें हैं और कोई भी स्तंभ नहीं है, यानी यह पूरी तरह से एक ही स्पैन में है। आदर्श रूप में यह सब लगभग 60 मीटर गुणा 30 मीटर के क्षेत्र में होना चाहिए, यानी यह 1000 वर्ग मीटर से भी बड़ा है। 1000 तो न्यूनतम है, और जाहिर है वहाँ कुछ अतिरिक्त प्रशासनिक कक्ष और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी होंगी। इस महत्वपूर्ण समस्या का हम फिलहाल कई प्रभावी तरीकों से समाधान कर रहे हैं। बिल्कुल, निवेश परियोजना के लिए यह बहुत अच्छा होता अगर यह संपत्ति खरीदी जाती और कंपनी के बैलेंस शीट पर होती, लेकिन फिलहाल हम ऐसा करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं हैं, अभी के लिए, दुर्भाग्यवश। इसके अलावा मॉस्को के भीतर कीमतें बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा और अत्यधिक हैं। कहीं दूर की बात समझ में आती है, उसे फ़िलहाल टाला जा सकता है। टेक्नोपोलिस टेक्नोपार्क हैं, साधारण किराए की जगहें भी उपलब्ध हैं, और आज फिर मॉस्को के टेक्नोपोलिस देखे, जगह का गहन निरीक्षण किया। संभव है कि हम वहीं पर अपना स्थान ले लें, लेकिन फ़िलहाल सभी का ध्यान पहले विकल्प पर ही पूरी तरह से केंद्रित है। जल्द ही सर्गेई सेम्योनोव के साथ एक वीडियो आएगा जिसे आज ही रिकॉर्ड किया गया है। ज़रूर देखिएगा, वह बताएंगे कि यह जगह कौन सी है जहां हम जा रहे हैं, और जहां हम सारा उपकरण ले जा रहे हैं, हम सब कुछ वहीं ले जाएंगे। आपको यह खबर पसंद आएगी। शेल की खोलने की प्रक्रिया तैयार है, शेल की संरचना तैयार है, सामग्री खरीदी जा चुकी है, उपकरण रास्ते में है, जगह भी तय हो गई है। अब बस तकनीकी काम और थोड़ा समय बाकी है। हम खुद शेल के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। वैसे यह परियोजना के सबसे महत्वपूर्ण पड़ावों में से एक है। हमने कुछ विशेष उपकरण खरीदे हैं, जैसे कि मेटल कटिंग और पोर्टल मिलिंग मशीनें। मेटल कटिंग में इरोजन मशीन, 5 एक्सिस मिलिंग मशीन और टर्निंग मिलिंग 4 एक्सिस मशीन शामिल हैं, और अभी से ही उत्पादन पूरी तरह से शुरू हो चुका है। सब कुछ व्यवस्थित है, जगह भी पर्याप्त रूप से उपलब्ध है, और वह पूरी तरह से पर्याप्त है। वहाँ अभी एयरशिप्स नोवा 2 के लिए टेल असेंबली रोटेटिंग ट्रांसमिशन का निर्माण किया जा रहा है। यह पूरी तरह से डिज़ाइन किया जा चुका है। इंजन के लिए फ्रेम भी तैयार हैं। वैसे नोवा 2 में जो इंजन है वह एक विशेष प्रकार का इंजन है। बहुत लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते या जिनसे छूट गया हो उन्हें बता दूं कि इंजन पहले ही खरीदे जा चुके हैं, और वे भी हमारे देश की ओर भेजे जा रहे हैं। हमने 2 इंजन ऑर्डर किए हैं, ये बेल्जियम के हैं। कुल मिलाकर उत्पादन फिर से गति पकड़ रहा है, काम शुरू हो गया है। गोंडोला के डिज़ाइन की प्रक्रिया में कंस्ट्रक्टर्स पहले ही गोंडोला के लिए ड्राइंग्स तैयार कर रहे हैं। फिलहाल पैसेंजर गोंडोला के मामले में हम थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि वह थोड़ा ज़्यादा जटिल था और हमने उस पर काम भी थोड़ा पहले शुरू कर दिया था। तो इस आने वाली गर्मी में, विशेष रूप से अगस्त के महीने में, हम आपके साथ विस्तृत वीडियो रिव्यूज़ में देखेंगे कि ये विशाल और प्रभावशाली बॉडी पार्ट्स कैसे निर्मित होती हैं। मैं समझाऊंगा कि हम ये सब किस तकनीक से बना रहे हैं, क्यों इसी तरह बना रहे हैं, वगैरह वगैरह। कुल मिलाकर ये दिलचस्प होगा। कंट्रोल सिस्टम तैयार है। तो नोवा 2 इसी स्थिति में है। सभी ने ये सुना है कि शेल्ड प्रोडक्शन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। ड्रोन के मामले में स्थिति थोड़ी ज़्यादा दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। यह काफ़ी हद तक संभव है, कम से कम मुझे तो यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि ऐसा ही होगा। वह निश्चित रूप से पैसेंजर वर्जन की तुलना में बहुत जल्दी उड़ान भरेगा। वहाँ इंजन थोड़े अलग होते हैं। जो इंजन विशेष रूप से पैसेंजर वर्जन के लिए बनाए गए हैं, वे निश्चित रूप से एविएशन के लिए होने चाहिए, और उन्हें विधिवत सर्टिफाइड भी होना चाहिए, इसीलिए वे काफ़ी महंगे होते हैं। बिना पायलट वाले ड्रोन के लिए कुछ छूटें हैं। कुल मिलाकर वहाँ दूसरे इंजन इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
और एविएशन में, खासकर हल्के विमानों में, कई लोग ऐसा करते हैं। इसे ऑटो कन्वर्शन कहते हैं। ये ऑटो कन्वर्शन इंजन पहले से चुने जा चुके हैं और ये इन एविएशन इंजन से भी ज़्यादा पावरफुल होंगे और एयरशिप्स थोड़े और दिलचस्प तरीके से उड़ेंगे। कंट्रोल सिस्टम वही रहेगा, रोटेटिंग ट्रांसमिशन वही रहेगा, फ्यूल सिस्टम भी वही रहेगा। कुल मिलाकर सब कुछ लगभग वैसा ही है, बस गोंडोला में थोड़े बहुत छोटे मोटे बदलाव किए गए हैं। जब दोनों एयरशिप्स पूरी तरह से बना लेंगे तब उनका तुलना करते हुए विस्तृत रिव्यू करेंगे। फिलहाल यही विशिष्ट स्टेज डिज़ाइन की गई है। इसमें ये प्रमुख घटक शामिल हैं: शक्तिशाली रिंग प्रोपेलर इंजन, स्वयं प्रोपेलर, सटीक एंगल गियर बॉक्स और कुशल रोटेटिंग ट्रांसमिशन। कुल मिलाकर ये पूरी प्रोपेलर मोटर यूनिट हमारे समूह द्वारा पूरी तरह से डिज़ाइन की गई है, जैसे कि पूरी नियंत्रण प्रणाली भी हमने ही डिज़ाइन की है और सारा सॉफ्टवेयर भी हमने ही लिखा है। हम, जैसा कि कहते हैं, शुरू में व्यापक सहयोग में काम करने का सोच रहे थे, लेकिन आखिरकार ये समझ में आया कि अगर अच्छा करना है तो सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। और अब जल्द ही हम प्रोपेलर रिंग इंजन भी देखेंगे। इनका उत्पादन, आवश्यक सामग्री की खरीद, विभिन्न पुर्जों का निर्माण आदि समस्त महत्वपूर्ण कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। ये बहुत जिम्मेदार और महत्वपूर्ण पुर्जे हैं, न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे देश के लिए। ईमानदारी से कहूँ तो जब यह यहाँ तक कि ज़मीन पर बने परीक्षण स्टैंड पर भी काम करना शुरू कर देगा तो हम सब गर्व महसूस कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह जल्द शुरू हो जाएगा। असल में ये तब शुरू होगा जब इंजन आ जाएंगे। इंजन रास्ते में है। थोड़ा सा विषय बदलता हूँ। जो लोग पृथ्वी पर मौसम पर नज़र रखते हैं वे जानते हैं कि अभी यूरोप में कुछ छोटी मोटी असामान्य घटनाएं हो रही हैं। गर्मी के कारण वहाँ लोगों की कार्य सप्ताह कम कर दी गई है और इसी तरह की बातें हो रही हैं। इंजन इसी महीने आना था और अगस्त की शुरुआत में हमें ये सब एक साथ जोड़कर परीक्षण करना था। अब अगर इंजन अगस्त में आएगा तो इसका मतलब है कि यह महीने के अंत में ही आएगा। मौसम, और आप खुद ही देख सकते हैं कि मॉस्को में क्या हो रहा है और यकीनन आपके शहरों में भी कहीं ना कहीं हल्की फुल्की खराब मौसम की स्थिति बनी हुई है। तो मैं थोड़ा भटक गया था। यही वह वर्तमान और सटीक स्थिति है जिसमें अभी हमारा एयरशिप नोवा 2 है। इस प्रभावशाली और महत्वपूर्ण लाइनअप में अगला शानदार एयरशिप कौन सा है? फिलहाल मैं इसका खुलासा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। वह है निश्चित रूप से नोवा 8। लेकिन बस इतना जान लीजिए कि एयरोलियत ये क्लासिक एयरशिप्स हैं और इनको हमने एयरोलियत नाम दिया है। ये हाइब्रिड है। ये क्लासिक से इस तरह अलग हैं कि क्लासिक एयरशिप्स में मुख्य रूप से उनकी एरोस्टैटिक लिफ्टिंग पावर ही सारा भार उठाती है। जाहिर है उसमें इंजन और एरोडायनामिक्स का भी योगदान होता है, लेकिन उसमें प्रतिशत का फ़र्क होता है। यह हाइब्रिड एयरशिप कहीं अधिक भार उठा सकता है, यानी उसमें जितना भी हीलियम भरा गया है उसी के बराबर वॉल्यूम में यह ज़्यादा वज़न उठा सकता है, क्योंकि इसकी एरोडायनामिक्स भी बेहतर है। खैर, वह भी बेहतर है। हालांकि एरोडायनामिक्स इसमें भी निश्चित रूप से मौजूद है, लेकिन वह तो हर जगह ही होती है और इसकी एनर्जी एफिशिएंसी भी कहीं ज़्यादा मजबूत है। असल में सबसे अधिक संभावना है कि हम क्लासिक एयरशिप्स के मामले में यहीं कहीं रुक जाएंगे, क्योंकि हाल ही में हमारी ही कंपनी ने एक और रिसर्च की थी जिसकी अगुवाई वादिम जुबकेविच ने की थी। इस रिसर्च से यह महत्वपूर्ण पता चला कि हाइब्रिड गुण यानी हाइब्रिड एयरशिप्स के बारे में अगर हम बात करें, क्लासिक एयरशिप्स आमतौर पर अपने वॉल्यूम और वज़न के अनुपात में लगभग 500 किलोग्राम तक का भार आसानी से ले जा सकते हैं, लेकिन अगर हम उसी एयरशिप को एक हाइब्रिड मॉडल में बदल दें तो वह 1 टन या यहाँ तक कि 1.5 टन तक का भारी वज़न भी सफलतापूर्वक ले जा सकता है। और हमने फॉर्मूलों, भौतिकी और गणित के नियमों, साथ ही एरोडायनामिक्स आदि के आधार पर ये सिद्ध किया कि अगर हम क्लासिक फॉर्म को ऊर्जा से लैस करें और थोड़ा सा टेल असेंबली के साथ प्रयोग करें तो वह भी लिफ्टिंग फोर्स पैदा कर सकती है। क्लासिक एयरशिप्स की हाइब्रिडिटी की डिग्री को और अधिक बढ़ाया जा सकता है, यानी उसकी फॉर्म को पूरी तरह से बदलना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। वह अपनी क्लासिक फॉर्म में भी आसानी से रह सकती है और हम इसे आगे के उन्नत उपकरणों में लागू करेंगे, क्योंकि इस विशेष उपकरण की लिफ्टिंग फोर्स की बढ़ी हुई हाइब्रिड डिग्री एक ऐसी पुरानी और लगातार बनी रहने वाली समस्या से बचने में मदद करती है जो सभी एयरशिप्स के साथ हमेशा से जुड़ी रही है, यानी अपने साथ अतिरिक्त बैलास्ट ले जाना। मान लीजिए जब आप किसी क्लासिक टाइप की एयरशिप पर ऊपर जाते हैं और अगर वह एक भारी मालवाहक या परिवहन एयरशिप है तो आपने अपना सारा माल उतार दिया है। ये एक मॉनिटरिंग वाला उपकरण है, यहाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक है, ये कुछ भी उतारने वाला नहीं है। लेकिन अगर अचानक इसे कोई भारी माल उतारना हो, मान लीजिए 500 किलोग्राम का, तो ये अचानक हवा से बहुत हल्का हो जाएगा और ऊंचाई पर उड़ने की कोशिश करेगा।
इसीलिए इसमें उतारे गए माल के ठीक बराबर बैलास्ट डाला जाता है। अगर एयरशिप हाइब्रिड है, मान लीजिए कि वह 1 टन वज़न अपने साथ ले जा सकता है और उसे एरोडायनामिक्स की मदद से आसानी से उठा सकता है, तो माल उतारने के बाद वह संतुलित स्थिति में आ जाता है। वह कुछ क्लासिक एयरशिप जैसा हो जाता है और बिना बैलास्ट डाले आराम से वापस लौट सकता है या फिर अपना मार्ग जारी रख सकता है और अन्य काम कर सकता है। बड़े एयरशिप्स पर हम इस महत्वपूर्ण योजना को लागू करेंगे और सबसे अधिक संभावना है कि इसकी शुरुआत विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए एयरशिप नोवा 8 से होगी। लेकिन वास्तव में यह ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ इसी एक एयरशिप से ही अपनी शुरुआत करें। मैं आपको थोड़ा सा और उत्सुक करने के लिए यहाँ कुछ और भी रोमांचक और दिलचस्प चीज़ें दिखा देता हूँ। विशेष रूप से नोवा 8 में भी एक क्लासिक आकार का एयरशिप प्लान किया गया है, जिसकी विशाल क्षमता 8000 घन मीटर होगी, जो इसे काफ़ी प्रभावशाली बनाती है। क्लासिक डिज़ाइन में यह विशालकाय एयरशिप लगभग 3 टन तक का भार आसानी से उठा सकता है, जबकि इसके हाइब्रिड वर्जन में यह इससे भी कहीं अधिक भार वहन करने में सक्षम है। यहाँ सब कुछ लगभग वैसे ही है जैसे नोवा 2 के साथ था। आप इसे बिना पायलट के एक शक्तिशाली मालवाहक बना सकते हैं या फिर एक आरामदायक यात्री एयरशिप भी बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा एविएशन सर्टिफिकेशन के बारे में भी विस्तार से बात करना चाहता था। हमारे देश में एविएशन सर्टिफिकेशन की वर्तमान स्थिति, जैसा कि पता चला है, वास्तव में काफ़ी दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। यह एक लंबा, महंगा और बेहद जटिल प्रक्रिया है, लेकिन यह सब अंततः टाइप सर्टिफिकेशन से जुड़ा हुआ है। टाइप सर्टिफिकेशन वह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जब आप वास्तव में लोगों को एक विमान में सुरक्षित रूप से बैठाते हैं, उनसे उचित पैसे लेते हैं और फिर आबादी वाले घनीभूत इलाकों के ऊपर से सावधानीपूर्वक उड़ान भरते हैं। यह एक बहुत ही संवेदनशील और नियामक रूप से नियंत्रित कार्य है। ये पूरी तरह से संभव है कि इस तरह की उन्नत क्षमता वाले विशालकाय एयरशिप्स गुणवत्तापूर्ण, नियमित यानी हर मौसम में, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी विश्वसनीय उड़ानें सफलतापूर्वक संचालित कर सकें। कुछ विशेष अंतरक्षेत्रीय उड़ानें होंगी जो विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़ेंगी और इसलिए सबसे अधिक संभावना है कि इन एयरशिप्स से शुरू होकर हमें व्यापक सर्टिफिकेशन की आवश्यकता होगी। यह सर्टिफिकेशन प्रक्रिया सुरक्षा मानकों और परिचालन दिशा निर्देशों को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगी। यहाँ एक निश्चित संख्या में यात्री होंगे, मान लीजिए कि लगभग 19 लोग, और वे एक निश्चित दूरी तय करेंगे। चलिए मान लें मैं यहाँ 3-4 टन का भार लिखता हूँ और वहाँ 2-3 हज़ार किलोमीटर की लंबी दूरी। वर्तमान में मैं यहाँ लगभग 19 लोगों की क्षमता मानकर लिखता हूँ और वहाँ लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। ऐसे ही है, और ये जो वर्षन है, इसके लिए सर्टिफिकेशन की आवश्यकता होगी। इस महत्वपूर्ण दिशा में इस पूरे दौरान हमने बहुत सारे अलग अलग विकल्पों, प्रमुख कंपनियों और अनुभवी विशेषज्ञों के साथ गहनता से काम किया है। रोसेविएशन से भी हमने विस्तृत सलाह मशविरा किया और उनके साथ भी हमारी बहुत ही दिलचस्प और सार्थक बातचीत हुई। उन्होंने कहा, दोस्तों, तुम्हारा रास्ता निश्चित रूप से कठिन होगा, लेकिन यह एक वीरतापूर्ण और महत्वपूर्ण यात्रा होगी। कुल मिलाकर सब कुछ वास्तव में संभव है और अब एक समर्पित कार्य समूह बन चुका है। आगे की सभी आवश्यक कार्यवाहियों का पूरा एल्गोरिदम बिल्कुल स्पष्ट है और अब खैर ये पूरी तरह से बन चुका है, उड़ रहा है, बन रहा है और जल्द ही उड़ान भरेगा और सीरियल प्रोडक्शन में भी जाएगा। ये अभी भी बन रहा है और हमें उम्मीद है कि साल के अंत तक इसे हवा में उठा देंगे, शायद थोड़ा पहले भी। डिज़ाइन किया जा रहा है। डिज़ाइन के समय मान लीजिए अगर कोई बाहरी ग्राहक है तो कंपनी को तकनीकी कार्य विवरण TZ प्राप्त होता है और जैसे ही TZ मिलता है उसी के साथ प्रमाणन प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। हमारे मामले में, क्योंकि हम खुद आंतरिक ग्राहक हैं, हम अनुसंधान और विकास R&D खोलते हैं और R&D खोलते समय ही प्रक्रिया शुरू करनी होती है। हमने इस प्रक्रिया को शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संक्षेप में कहें तो ये अब भी वही सॉफ्ट एयरशिप्स है जिसमें अब हल्की हाइब्रिडिटी की झलक भी आ गई है। अगर यहाँ एक पेट्रोल इंजन का विकल्प उपलब्ध होता तो यह निश्चित रूप से इन विभिन्न संस्करणों में 3 अलग अलग प्रकार के विकल्पों को भी प्रस्तुत कर सकता था, जिससे ग्राहकों को अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार चुनने के लिए और अधिक विविधता मिलती। आइए हम यहीं से अपनी शुरुआत करते हैं, बिल्कुल अभी अब। इस नवीनतम संस्करण में एयरशिप पर 2 शक्तिशाली जनरेटिंग यूनिट्स सफलतापूर्वक लगाई गई हैं, जो ईंधन को जलाते हैं और फिर उससे बिजली को उत्पन्न करते हैं। ऊर्जा का उत्पादन करने वाले उपकरण
और बिजली को कुशलतापूर्वक वितरित किया जाता है और शक्तिशाली इलेक्ट्रिक मोटर प्रोपेलर को घुमाते हैं। कहीं नीचे इनका मुख्य जनरेटर लगा होता है। ये योजना ऐसे उपकरण के लिए लागू होगी, ये योजना इस ड्रोन के लिए भी लागू होगी। मान लीजिए ये ऊर्जा संयंत्र हमारी कंपनी में बनाए जाते हैं। मैंने इनके बारे में कई बार पहले भी इशारा किया है, शायद कभी थोड़ा विस्तार से बताया भी है। असल में ये बहुत ही गंभीर उपकरण हैं। अब मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि ये उन्नत माइक्रो टरबाइन हैं जिनमें विशेष हीट एक्सचेंजर लगे हुए हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा और सक्रिय समूह बन रहा है। हमने अपने ही ऑफिस में अत्याधुनिक कंप्यूटिंग सेंटर स्थापित कर दिए हैं, जहाँ पूरी गैसोडायनामिक्स, तापीय विस्तार, अनगिनत क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी और घूर्णन की सभी जटिल गणनाएं यहीं पर की जाती हैं। सब कुछ बेहद ही ज़्यादा दिलचस्प और रोमांचक है। टीम पूरी तरह से पेशेवर और समर्पित है। हम यूं कहें तो हमने एक तरह से लॉटरी ही जीत ली है। और अब ये उन्नत इकाइयाँ जो विशेष रूप से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए डिज़ाइन की गई है, 300 किलोवाट की एक महत्वपूर्ण स्थापित क्षमता के साथ जनरेशन के लिए तैयार की गई है। यहाँ 2 बार 300 किलोवाट की शक्ति पर्याप्त है ताकि यह उपकरण आसानी से और सफलतापूर्वक उड़ सके। ये पर्यावरण के अनुकूल हैं, टिकाऊ हैं, कंपन नहीं करते, शोर नहीं करते और हवाई यात्रा के लिए कई दिलचस्प फायदे देते हैं। इनके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, जैसे कि इन इकाइयों के बारे में भी। अभी हमने इन्हें धातु में बनाना शुरू कर दिया है, तो जल्द ही हम देखेंगे कि ये कैसी दिखती हैं, ये क्या हैं और इनकी कार्यप्रणाली किस प्रकार की होगी। उम्मीद है कि यह एक सफल प्रयास होगा और तब इस प्रकार के उन्नत उपकरणों में ये इकाइयाँ एक साथ कुल मिलाकर एक ऐसी ही अवधारणा को सफलतापूर्वक साकार किया जाएगा, जिससे भविष्य में और भी बेहतर तकनीकी विकास संभव हो सकेगा। जो शैल निर्माण नोवा 2 के लिए अभी अस्थायी रूप से किया जा रहा है, वह बहुत संभव है कि भविष्य में एयरशिप्स के लिए भी शैल बना सके और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे ही हम 2000 घन मीटर क्षमता वाले बड़े एयरशिप्स बना लेंगे, उसके तुरंत बाद ही हम इसका परीक्षण करेंगे, फैक्ट्री नियंत्रण करेंगे, शैल वगैरह की जांच करेंगे। इससे हमें उत्पादन की तैयारियों का पता चलेगा। यह भी संभव है कि इसी साल हम इस शैल को बनाना शुरू कर सकें। आदर्श रूप में निश्चित रूप से हमें बड़े पैमाने पर उत्पादन से ही शुरू करना चाहिए ताकि हम सीरियल प्रोडक्शन की ओर बढ़ सकें, क्योंकि इस प्रकार के विशेष उपकरणों के लिए, ठीक इन्हीं के लिए हमारे पास एक ठोस और निश्चित मांग है, एक विशेष ग्राहक है जिसकी एक विशिष्ट आवश्यकता है। यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण योजनाएं भी हैं जो विचाराधीन हैं। इसे स्वचालित ऑटो कन्वर्जन के रूप में भी प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। ऐसे शक्तिशाली वितरित इंजन बनाए जा सकते हैं जो सीधे बिना किसी अतिरिक्त बिजली के पंखों को आसानी से घुमा सकते हैं। थोड़े अलग प्रकार के जनरेटर भी लगाए जा सकते हैं। हालांकि इससे कुल वज़न में थोड़ा नुकसान अवश्य होगा, क्योंकि ये जनरेटर बाज़ार में उपलब्ध मौजूदा जनरेटरों की तुलना में वास्तव में काफ़ी अधिक हल्के हैं, जिन्हें आसानी से लिया और इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ये जनरेटर विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए हैं। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए असल में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने काफ़ी प्रगति की है, और ऐसा इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि हमारे पास ग्राहक की ओर से एकदम स्पष्ट तकनीकी कार्य विवरण TZ है कि उपकरण कैसा होना चाहिए, उसकी ऊर्जा क्षमता क्या होनी चाहिए, कितनी दूरी तक काम करना है, किन किन मौसम की परिस्थितियों में किस प्रकार के माल, किस तरह के सस्पेंशन वगैरह की ज़रूरत है। और वास्तव में एक गुणवत्तापूर्ण तकनीकी कार्य विवरण TZ ये महत्वपूर्ण आधा काम है। ग्राहक आता है और निष्पादक के साथ मिलकर TZ बनाना शुरू करता है, लेकिन जब कोई योग्य ग्राहक आता है तो ये बहुत सुखद होता है। और इसलिए इस उपकरण की गहराई से की गई तैयारी मेरी राय में काफ़ी उच्च स्तर की है। यहाँ हम अभी पीछे हैं, लेकिन फ़िलहाल सभी का ध्यान नोवा 2 और इसकी यात्री संस्करण पर केंद्रित है। एरोलेट्स के विषय में अभी हम पूरी तरह से खामोश हैं। इस क्षमता से शुरू करते हुए यह स्पष्ट है कि पहला जिसे अभी विकसित किया जा रहा है वह नोवा 2 है, जिसकी शर्तिया क्षमता 500 किलोग्राम है। मैं इसे शर्तिया क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उदाहरण के लिए अगर हमारे पास एक ऐसी ऊर्जा प्रणाली है तो हम इसे इस विशेष उपकरण पर लगा सकते हैं।
तब इसकी ऊर्जा क्षमता काफ़ी अधिक बढ़ जाती है और जुबकेविच की विस्तृत गणनाओं के अनुसार हम यहाँ इन सभी आंकड़ों को आसानी से दोगुना कर सकते हैं। हम निश्चित रूप से कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन सबसे अधिक संभावना है कि सब कुछ लगभग वैसा ही होगा जैसा कि नोवा 01 के साथ हुआ था, जिसमें परिणाम काफ़ी हद तक अपेक्षित और अनुमानित थे। हमने बस इस श्रेणी के उपकरण को बनाने की संभावना का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया और फिर हमारे ग्राहक अपने विशिष्ट अनुरोधों के साथ हमारे पास आए और हम बस एक संशोधित संस्करण जारी कर रहे हैं जो थोड़ा बदला हुआ है, लेकिन उसी आकार में है और समान प्रणालियों के साथ है। और इस विशालकाय एयरशिप्स के साथ भी वही होगा। सबसे अधिक संभावना है कि यह थोड़ा और अधिक बड़ा हो जाएगा। यहाँ हमने खुद को मानक गेट की ऊंचाई तक ही सीमित रखा ताकि हमें कोई भी असामान्य संरचना न बनानी पड़े या बड़े विमानों के लिए मौजूदा एविएशन हैंगर का उपयोग कर सकें, जिससे बिल्कुल भी कुछ नया निर्माण न करना पड़े। लेकिन निश्चित रूप से आगे चलकर ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार इसमें संशोधन किए जाएंगे। ये स्वयं एक उत्पाद के रूप में है क्योंकि इसके ये महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। वहाँ 500 किलोग्राम की भार क्षमता और 500 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है। अब 500 किलोमीटर ये तब है जब हम पूरी शक्ति चालू कर देते हैं और बिंदु ए से बिंदु बी तक उड़ते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। वे शायद निगरानी के लिए होंगे। सबसे अधिक संभावना है कि निगरानी के लिए मांग है। वहाँ इंजन को पूरी शक्ति पर चलाना ज़रूरी नहीं है। केवल 30% शक्ति पर गश्त करने के लिए उड़ना पर्याप्त है, यानी गश्त का समय बढ़ जाता है और इसी तरह और भी बहुत कुछ। इसके अलावा चूंकि इन 500 किलोमीटर का उपयोग करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ये भी यात्री संस्करण के लिए विमान इंजन के हिसाब से ही गिने गए हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण पहलू है। और चूंकि यह मानव रहित है, यात्री नहीं है, वहाँ हम ऑन्टो कन्वर्जन का उपयोग कर सकते हैं, यानी पेट्रोल की जगह उदाहरण के लिए पूरी तरह से गैस का उपयोग कर सकते हैं। और भी कई तरह की तरकीबें हैं और हम इसकी रेंज व अन्य क्षमताओं को लगातार बढ़ा सकते हैं। ये सभी आगे की वे मॉडिफिकेशन हैं जिन पर पहले से ही काम किया जा रहा है और जो योजना में शामिल है। कुल मिलाकर मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के एयरशिप्स भी होंगे, जैसे कि नोवा 2 जिसे हम बना रहे हैं, वह एक डेमोस्ट्रेटर है। ये तो स्पष्ट है कि डेमोस्ट्रेटर अगर इसी रूप में उस पर मांग है और हमें उसमें कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है तो हम उसे बना सकते हैं। और जिन क्षमताओं को हम इस साल यानी परियोजना के पहले साल में हासिल कर लेंगे, उनके ज़रिए हम छोटी मात्रा में यानी सीमित संख्या में इस मांग को पूरा करने में सक्षम होंगे। अगर हमें सीरियल प्रोडक्शन पर जाना है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, तो हमें और अधिक विस्तार करना पड़ेगा। इसके लिए हमें स्वयं शेल आवरण के उत्पादन को भी काफ़ी अधिक मात्रा में बढ़ाना होगा। लेकिन फिर से सबसे अधिक संभावना है कि हमें किराए पर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि खरीदने का विकल्प अभी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है और हमें अपने यांत्रिक उत्पादन को भी काफ़ी बढ़ाना होगा। अभी हम 300 वर्ग मीटर में काम कर रहे हैं। वहाँ हम आसानी से इस गोंडोला, रोटेटिंग ट्रांसमिशन सब कुछ असेंबल कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। और वही चीज़ें चाहे ये हो या वह, वहाँ दोहराना भी संभव है। लेकिन अगर यह एक सीरियल प्रोडक्शन है तो उत्पादन की समग्र दक्षता के लिए इसे थोड़ा और पुनर्गठित करना बेहतर होगा, जैसे कि कार्यों को स्पष्ट रूप से विभाजित करना और अधिक लोगों को जोड़ना। पोषण। और वैसे भी सीरियल प्रोडक्शन के लिए पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। अभी हम प्रायोगिक उत्पादन के चरण में हैं, जबकि सीरियल प्रोडक्शन की आवश्यकताएं बिल्कुल अलग होती हैं। इसके अलावा उपकरणों के कार्यान्वयन के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, सभी नियमों और विनियमों के अनुसार। और ये सब सही भी है और आंतरिक फैक्ट्री नियंत्रण एजेंसियां भी बहुत गंभीरता से शामिल होती हैं। अगर अभी हमारे यहाँ इनकमिंग कंट्रोल व विशेषज्ञ करता है जो आगे इसी सामग्री के साथ काम करेगा, तो सीरियल प्रोडक्शन में ये संभव नहीं है। ऑटी के गुणवत्ता नियंत्रण विभाग तो पूरी तरह से एक अलग और स्वतंत्र शाखा है जो सीधे अलग अलग निदेशकों के डिप्टी को रिपोर्ट करती है वगैरह। कुल मिलाकर इस परियोजना में उत्पादन पूरी तरह से संभव और व्यवहार्य है। अभी यह मॉडिफिकेशन के बारे में था। कुल मिलाकर हम पहले नरम, लचीले और अनुकूलनीय उपकरणों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और अगला जो होगा वह अधिक कठोर और स्थायी उपकरण होगा। फिलहाल हम 35,000 घन मीटर के एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रख रहे हैं। चाहे वह कितना भी कठोर और मुश्किल ही क्यों ना हो। इस बात की पूरी संभावना है कि जो स्कीम नोवा 8 पर पहले ही आजमाई गई थी,
वही यहाँ भी पूरी तरह से दोहराई जाएगी, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, हम छोटे एयरशिप्स से बड़े एयरशिप्स की ओर बढ़ रहे हैं। इन प्रणालियों को बनाते, उनकी विश्वसनीयता, गुणवत्ता जांचते, संशोधित करते और सभी बेहतरीन समाधानों को आगे के बड़े उपकरणों में संजोते हुए। यह उपकरण जो 35,000 घन मीटर से शुरू होता है, गणितीय और आर्थिक दृष्टि से एक अत्यंत कठोर और सुदृढ़ ढांचे में बनाना पूर्णतः तर्कसंगत है और यह स्वयं को पूरी तरह से सिद्ध करता है। लेकिन इस वजह से कि इसका ढांचा काफ़ी भारी होता है, अगर इसे पारंपरिक तरीके से न कि ऐसी हाइब्रिड स्कीम में बनाया जाए जिस पर हम अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो इसकी कुल वहन क्षमता लगभग 10 टन के आसपास ही होगी। ये लगभग 5 से 6,000 किलोमीटर तक आसानी से उड़ सकता है। मैं इन हज़ारों की संख्या में हमेशा थोड़ा उलझ जाता हूँ, क्योंकि निश्चित रूप से यह बहुत ज़्यादा है और वास्तव में अभी इतनी दूर तक उड़ने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये 10 टन है और ऐसा लगता है हाँ, यहाँ 35,000 क्यूबिक मीटर है, यहाँ 8, यहाँ लगभग 4 और यहाँ 10, क्योंकि ये एक कठोर ढांचा है। लेकिन फिर भी ये आर्थिक रूप से बहुत ही अधिक व्यावहारिक और अत्यंत प्रभावी है। और ये सबसे छोटा कठोर एयरशिप है जो कठोर श्रेणी में संभव है, लेकिन आगे चलकर स्वाभाविक रूप से 30 टन, 60 टन, 100, 200, 300 टन तक जाना बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी है। यह भी स्पष्ट है, यह भी पूरी तरह से समझ में आता है कि इनका उपयोग कहाँ होगा, किसके लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण और ज़रूरी है वगैरह। लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है कि 10, 30, 60 टन की एक विस्तृत और अच्छी सीमा भी काफ़ी उपयुक्त होगी। ये 10 टन वाला विकल्प सबसे अधिक संभावना है, बहुत ही बड़े पैमाने पर और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाएगा। 30-60 टन वाले विकल्प भी इसी तरह महत्वपूर्ण और उपयोगी होंगे, और जो वाले अधिक भार उठाने की क्षमता वाले होंगे वे कम से कम शुरुआती समय में, जब तक अर्थव्यवस्था, राजनीति और व्यापार नए प्रकार के उपकरणों के आदी नहीं हो जाते, पूरी संभावना है कि वे एक मुश्त अनोखे होंगे, लेकिन वे ज़रूर होंगे, क्योंकि यह स्पष्ट है कि उनका उपयोग कहाँ करना है और वे कहाँ मांग में हैं। नोवा 35 के बारे में अगर हम बात करें तो हम इस महत्वपूर्ण नतीजे पर पहुँचे हैं कि यह सब कुछ स्पष्ट रूप से इसी दिशा में जमा हो रहा है। यहाँ हमें एक बहुत ही मजबूत ढांचे के निर्माण पर गंभीरता से काम करना होगा, क्योंकि बाकी सब कुछ तो बस इसमें स्वाभाविक रूप से जुड़ता चला जाता है। हमने इस मजबूत ढांचे पर काम करना शुरू कर दिया है। यह स्पष्ट है कि बहुत सारे अनुभव, विभिन्न विचार और इसी तरह की चीज़ें थीं, लेकिन व्यावहारिक कार्यों की बात करें तो हमारे देश में और वास्तव में सभी अन्य देशों में, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर, जहां सर्गेई ब्रिन ने एक बहुत ही मजबूत ढांचा बनाने का जिम्मा लिया, बाकी सभी जगहों पर यह महत्वपूर्ण काम बहुत पहले से किसी ने भी नहीं किया है। तो ये स्पष्ट है, सिद्धांत, गणनाएं, ये सब अच्छा है। अब हम और अधिक विस्तृत मॉडलिंग की ओर बढ़ गए हैं। ये तो स्पष्ट है कि सब कुछ मुख्य रूप से कंप्यूटरों में ही होता है। कुछ प्रस्तावित योजनाएं हैं, लगभग 5 के आसपास। ये योजनाएं एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं, कार्बन ट्यूबों से बनी त्रिआयामी संरचनाओं से लेकर उस चीज़ तक जिसे मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वह अभी पूरी दुनिया के लिए व्यावसायिक रहस्य है। कार्बन फाइबर ट्यूबों पर ब्रिन ने निर्माण किया था, सर्गेई ब्रिन, जो कि गूगल के सह संस्थापक हैं। उन्होंने इसकी विस्तृत योजना बनाई थी। उन्होंने पहला विशाल और बहुत मजबूत एयरशिप बनाया था। हाँ, यह पहली सदी में हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस एयरशिप के लिए सीधे बड़े पैमाने पर और महत्वपूर्ण काम शुरू किया। कई सालों का लंबा समय खर्च हुआ और ढेर सारी शुरुआती गलतियां जो शुरू में ही हो गई थीं, वे इस विशालकाय एयरशिप को वह अपेक्षित दक्षता बिल्कुल भी नहीं दे पाईं। कुल मिलाकर इसका आकार बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, लेकिन यह इससे भी काफ़ी कम भार उठा सकता है। खैर, उसे जाने दीजिए। कार्बन नैनो ट्यूबों से बनी कुछ बहुत ही खास और विशिष्ट योजनाएं हैं, विशेष स्थानिक संरचनाएं, जो इस यंत्र को लगभग 10 टन की एक बहुत ही उपयोगी भार क्षमता उठाने की अनुमति देंगी, और अगर हाइब्रिड योजना अपनाई जाए तो यह और भी अधिक हो सकता है। कुछ हिस्सों को तो हम असली आकार में भी मॉडल कर रहे हैं। इसमें स्केलिंग भी है। जैसे हमने नोवा 2 के विशालकाय एयरशिप्स के साथ किया, उसकी एक छोटी और गतिशील कॉपी बनाई, वैसे ही हमने इन बड़ी और जटिल स्थानिक संरचनाओं को भी ऑफिस में काम करने लायक एक उपयुक्त और आसानी से प्रबंधनीय आकार में फिर से गिना। हमने कार्बन ट्यूबें खरीदी हैं, कुछ खास संरचनाएं बना रहे हैं
और जल्द ही उनका परीक्षण करेंगे। अभी और भी कई महत्वपूर्ण और विस्तृत योजनाएं हैं। बाकी सभी योजनाओं पर फिलहाल गहन कंप्यूटर मॉडलिंग और व्यापक वैज्ञानिक अनुसंधान का कार्य चल रहा है। मैं उन्हें यही कहूँगा क्योंकि वहाँ वास्तव में बहुत सारी रोमांचक और दिलचस्प चीज़ें करनी हैं, जिनमें भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण खोजें और विकास शामिल हैं। इस प्रभावशाली लोड कैपेसिटी के साथ अगर इस वर्जन को एक पैसेंजर वर्जन में सफलतापूर्वक बदला जाए और लोगों को विमान की तरह आराम से बैठाया जाए तो इसमें लगभग 120 लोग आसानी से बैठ सकते हैं और यह लंबी दूरी तक बहुत प्रभावी ढंग से उड़ सकता है। शायद इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही विमान मौजूद हैं। वे बहुत ही तेज़ उड़ते हैं, उनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, सब कुछ पूरी तरह से व्यवस्थित है और उस क्षेत्र में घुसने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब ड्रोन बनाए जाते हैं तो उनकी ज़रूरत होती है। वे हेलीकॉप्टरों से भी आगे उड़ सकते हैं और उसी तरह उतर सकते हैं। ये सबसे व्यावहारिक मशीन है, इसमें सब कुछ स्पष्ट है। लेकिन मालवाहक विमान भी होते हैं और उन्हें ज़रूरी नहीं कि ड्रोन ही होना चाहिए। कुछ खास माल के लिए फिर भी पायलट की मांग की जाएगी। वे वैकल्पिक रूप से पायलट के साथ भी चल सकते हैं, यह भी स्पष्ट है। विशेष परिवहन, जब उसमें वे लोग जाते हैं जिन्हें इसके लिए वास्तव में भुगतान किया जाता है, न कि वे जो अपनी यात्रा के लिए पैसे देते हैं, वह भी निश्चित रूप से और प्रभावी ढंग से माल ढोएगा। इस तरह उसमें 120 लोगों को भरकर और उसे कहीं ले जाना, मुझे नहीं पता, शायद कोई, ज़रूरी नहीं कि हमारे देश में ही ऐसा करना चाहे, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। इससे कहीं अधिक दिलचस्प और उपयोगी होगा कि इसका उपयोग किसी तरह के अभियानात्मक एयरशिप्स के रूप में किया जाए ताकि लंबी यात्राएं की जा सकें। एयरशिप्स से दुनिया को देखना, यह सब कुछ बिल्कुल अलग महसूस होता है। यह न तो ज़मीन है न ही हवाई जहाज़। जब आप उड़ते हैं तब भी कुछ समझ में नहीं आता। वहाँ बादल बहुत ऊंचे होते हैं। यहाँ आप सबसे शानदार और ऊंची ऊंचाई पर उड़ते हैं जहाँ से सब कुछ बहुत साफ साफ दिखता है, जहाँ हर एक चीज़ पूरी तरह से समझ में आती है। जब आप खुले और विशाल डेक पर शांति से घूम सकते हैं, ऐसे उपयोगी उपकरण की बहुत अधिक मांग है। आगे की बात तो आकार के हिसाब से बिल्कुल स्पष्ट और साफ है और यहीं पर हम एक महत्वपूर्ण और निर्णायक रेखा खींचते हैं। यही वह महत्वपूर्ण लक्ष्य है जिसे हमने विशेष रूप से एयरशिप्स के लिए अगले 5 सालों में सफलतापूर्वक हासिल करने का लक्ष्य घोषित किया था और यह हमारी दीर्घकालिक योजना का एक अभिन्न अंग है। और अभी हम यहाँ हैं। अभी तो निर्माण प्रक्रिया को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, फिर भी हमने काफ़ी उल्लेखनीय प्रगति कर ली है, जो हमारे समर्पण और कड़ी मेहनत का प्रमाण है। ये एयरशिप, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हम उसी ठोस आधार पर बना पाएंगे जिसे हम इस पूरे साल के दौरान पूरी तरह से व्यवस्थित कर लेंगे। यानी इसकी सभी आवश्यक कंपोनेंट्स और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों का निर्माण सफलतापूर्वक कर सकेंगे। उदाहरण के लिए, इसे पूरी तरह से भरना, सावधानीपूर्वक परीक्षण करना, फिर किसी सुरक्षित स्थान पर रखना, आवश्यक मरम्मत करना, नियमित सेवा देना और समय समय पर संशोधित करना। मरम्मत करना हमेशा ज़रूरी नहीं है, हालांकि वह भी निश्चित रूप से कभी कभी करना पड़ेगा। हमारे देश में ऐसे विशाल स्थान लगभग नहीं हैं और संभवतः इसी बड़े आकार से शुरू करते हुए अब बड़े हैंगरों के निर्माण की शुरुआत करनी चाहिए। ये पूरी तरह से संभव है। अलग अलग अवधारणाओं पर लगातार काम किया जा रहा है। सब कुछ बहुत सावधानी से गणना की जा रही है, आर्थिक रूप से भी। ये तो बिल्कुल स्पष्ट ही है। इसके लिए निश्चित रूप से निर्माण करना पड़ेगा, लेकिन बहुत बड़ा नहीं, बस इतना ही बड़ा जितना वास्तव में इसके लिए आवश्यक है। अगर वहाँ 2 हों, अगर और भी अधिक हों तो कुल मिलाकर अभी कई, कह सकते हैं, विभिन्न प्रोजेक्टिंग कंपनियों के साथ काम चल रहा है। निर्माण के लिए प्रस्ताव एकत्र किए जा रहे हैं, उनका मूल्यांकन किया जा रहा है, क्योंकि अब शुरू करने का समय आ गया है। चूँकि शैल निर्माण है, मैकेनिकल भी है। ठीक अगले साल से हम इस उपकरण के उत्पादन के सक्रिय चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। निर्माण के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है, जो एक गंभीर और चिंताजनक स्थिति है। कुछ अस्थायी समाधान प्रस्तावित किए गए हैं जो इस तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन हमारे आर्थिक विभाग द्वारा उन पर बहुत संदेह जताया जा रहा है, क्योंकि विभाग उनकी व्यवहार्यता और दीर्घकालिक प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल उठा रहा है। मैंने पहले भी बताया है, अगर किसी ने नहीं सुना तो दोहरा रहा हूँ। पनेउमोफ्रेम हैंगर की एक तकनीक है जो बिल्कुल उपयुक्त बैठती है। वहाँ नोवा 2 ये हैंगर के लगभग मानक आकार हैं, क्योंकि इन्हें भी हवाई जहाज़ों के लिए बनाया जाता है। यहाँ हम हैंगर के हवाई जहाज़ के विशाल और बड़े आकारों तक ही सीमित थे। यहाँ ये बहुत ही आसानी से और सरलता से हो सकता है। इन्हीं पर न्यूमोफ्रेम हैंगरों को इस विशेष उपकरण के लिए भी बनाया जा सकता है, लेकिन वे वास्तव में बहुत महंगे होंगे, क्योंकि वे मानक नहीं होंगे, वे काफ़ी बड़े होंगे। और फिर भी
ये कोई स्थायी निर्माण नहीं है, ये संपत्ति में कोई बड़ा निवेश नहीं है। हालांकि ये न्यूमो फ्रेम हैंगर बाद में खुशी खुशी उसी ग्राहक के पास चला जाता है जिसे इन महत्वपूर्ण उपकरणों की वास्तव में ज़रूरत होती है, बस उन्हें वहाँ सुरक्षित रूप से रखने और समय समय पर उनकी उचित और नियमित सेवा करने के लिए। कुल मिलाकर ऐसा एक समाधान मौजूद है। यह तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सब कुछ निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अभी विभिन्न प्रकार के एलिंग्स, नौकाओं के शेड के विकल्पों पर गहनता से काम चल रहा है। उदाहरण के लिए, इन उपकरणों के बड़े पैमाने पर सीरियल उत्पादन के लिए आप एक विशाल हैंगर का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें स्पष्ट और सटीक आकारों के साथ साथ स्पष्ट आंतरिक स्थान, विशिष्ट कार्यक्षमताएं आदि भी होंगी। हमने इन उपकरणों के सीरियल उत्पादन के लिए एक विस्तृत हैंगर के लिए तकनीकी कार्य सफलतापूर्वक तैयार किया है, जो अब वास्तव में बड़े और स्थायी भवन होंगे। वहाँ दो ये, दो वो, एक ये है, कुल मिलाकर अलग अलग संयोजन हैं, एक ये है, दो वो, या यहाँ तक कि अगला एक जिसमें ये 2 महीने हैं। अभी हम सभी व्यावसायिक प्रस्ताव इकट्ठा कर रहे हैं। शर्तिया तौर पर हम पूरे मामले का मूल्यांकन कर रहे हैं, वे पहले से ही आ रहे हैं। मुझे लगता है अब यह बिल्कुल सही समय आ गया है कि इस साल के अंत तक हमें इस महत्वपूर्ण दिशा में भी कोई ठोस और निर्णायक निर्णय लेना होगा। हाँ, वह विशेष खबर जिसे सेम्योनोव अपने वीडियो में विस्तार से बताएंगे, वह सीधे तौर पर उसी अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय से जुड़ी हुई है जो हमारे लिए निश्चित रूप से पर्याप्त होगा। और यह एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। यह हमेशा के लिए है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह अत्यंत उपयोगी और व्यावहारिक है, लेकिन इन प्रकार के उपकरणों के लिए अफसोस की बात है, लेकिन इन उपकरणों से भी कई दशकों तक, शायद 20 से 30 साल तक काम चल सकता है, जो उनकी विश्वसनीयता और टिकाऊपन को दर्शाता है। हमारे यहाँ इस समय बातचीत चल रही है कि इस महत्वपूर्ण उपकरण या शायद इसी विशेष उपकरण की असेंबली और उसके परीक्षण के लिए एक बड़ा एलिंग शेड कहाँ बनाया जाएगा। ओकिट, विशेष आर्थिक क्षेत्र एरोस्पेस क्लस्टर। हमने उस समय शरद ऋतु में आयोजित एक महत्वपूर्ण सम्मेलन में यह स्पष्ट रूप से कहा था कि हम इसमें सक्रिय रूप से शामिल हो रहे हैं और इस दिशा में हमारे साथ उनकी बहुत ही सक्रिय परियोजना संबंधी कार्यवाही निरंतर चल रही है। वहाँ कई तरह की जटिल स्थितियाँ हैं, कुछ छुपी हुई समस्याएं और अन्य महत्वपूर्ण बातें भी हैं। इस स्थल को अब भी उसी संभावित और महत्वपूर्ण स्थान के रूप में देखा जा रहा है जहाँ पक्के और ठोस निर्माण की पूरी संभावना है और वह यहीं पर ही उभर सकता है। लेकिन कज़ान में भी कुछ अन्य विकल्प मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, वहाँ से भी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव आया था क्योंकि उन्हें भी ऐसे ही किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक और विकल्प भी है जो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। एयरशिप्स की उन्हें एक महत्वपूर्ण ग्राहक के रूप में ज़रूरत है। याकुतिया में भी उन्हें एक संभावित ग्राहक के रूप में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शायद ये सब कुछ वहीं पर ही हो सकता है। कुल मिलाकर अभी इसकी पूरी तरह से गहन समीक्षा की जा रही है और इस पर बहुत गहराई से काम किया जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल हम सभी यहाँ और अभी पर केंद्रित हैं, लेकिन दीर्घकालिक योजनाएं भी आगे बढ़ा रहे हैं। हम उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। सौभाग्य से सब कुछ वैसे ही आगे बढ़ रहा है जैसे चाहिए। अगर संक्षेप में कहें तो शायद यह हमारे वर्तमान प्रोजेक्ट की स्थिति है जहाँ हम इस समय वास्तव में मौजूद हैं। हमारी कंपनी में लगभग 65 समर्पित कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से प्रबंधन और इंजीनियरिंग तकनीकी कर्मचारी ITR एक बहुत ही कम प्रतिशत में है, जो कि अस्वाभाविक रूप से और चिंताजनक रूप से कम है। अधिकांश कर्मचारी अत्यधिक कुशल डिज़ाइनर, मेहनती निष्पादक, अनुभवी टेक्नोलॉजिस्ट, सक्षम इंजीनियर और कुशल मशीन ऑपरेटर हैं, जो हमारे दैनिक कार्यों को सफलतापूर्वक संचालित करते हैं। इसीलिए इंजीनियरिंग और तकनीकी कर्मचारियों की अभी भी कमी है। मैं तो कहूँगा प्रबंधकों को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। हम अभी भी मॉस्को के ऑफिस में हैं, बोल्शाया अकादेमिचेस्काया पर 1000 वर्ग मीटर में। यहाँ लगभग 750 वर्ग मीटर है। 2 और कमरे किराए पर लिए हैं। ल्यूबेरत्सी में 300 वर्ग मीटर का उत्पादन क्षेत्र है और जल्द ही एक नई जगह मिलने वाली है जिसके बारे में सेम्योनोव बताएंगे। कुल मिलाकर स्थिति ऐसी ही है। माफ़ कीजिए, मैं आपके कमेंट्स और बाकी चीज़ें नहीं देख पा रहा हूँ। यहाँ हमारे पास स्क्रीन नहीं है और मैंने अभी तक फ़ोन भी नहीं निकाला है।
वैसे दुबई के बारे में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित प्रदर्शनी में जा रहे हैं और सब कुछ योजना के अनुसार ठीक हो गया है। दुबई में एक विशाल और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय विमानन प्रदर्शनी आयोजित होने वाली है, जहां दुनिया भर की सभी प्रमुख और अग्रणी कंपनियां उपस्थित होंगी, जो विशेष रूप से विमानन और अंतरिक्ष उद्योग से जुड़ी हुई हैं। वहाँ एक अत्यंत व्यापक और प्रभावशाली प्रदर्शनी होगी, जिसका आयोजन इस साल नवंबर के महीने में किया जाएगा, जिसमें नवीनतम नवाचारों और प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। कुल मिलाकर एरोनोवा वहाँ पहले से ही मौजूद होगी और यह आधिकारिक है। अभी मैं लिंक को ग्रुप चैट में भेजने के लिए कहूँगा। आप सभी लोग जाए इस महत्वपूर्ण प्रदर्शनी की योजना देखें और एरोनोवा का विशेष स्टैंड खोजें। यह एक बहुत ही अच्छी खबर है। हम इस आगामी प्रदर्शनी की तैयारी बहुत सक्रिय रूप से और पूरे उत्साह के साथ शुरू कर चुके हैं। यह भी उन बहुत बड़ी, मैं तो कहूँगा, बुनियादी और महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है, जो वास्तव में अब बहुत ही करीब है। अभी गर्मी खत्म होगी, पतझड़ की शुरुआत होगी और अचानक हम पहले से ही प्रदर्शनी में खड़े होंगे और हमारे बारे में पूरी दुनिया निश्चित तौर पर जानेगी। हमारे बारे में बड़े खिलाड़ी, बड़े निवेशक भी अत्यधिक जानेंगे और हमारे पास दिखाने के लिए वास्तव में बहुत कुछ है। उस समय तक हमारे पास दिखाने और बताने के लिए और भी बहुत कुछ होगा और हम वहाँ अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा भी पूरी तरह से करेंगे। इसलिए हम इस काम को अभी बहुत ही जिम्मेदारी से ले रहे हैं। जो लोग दुबई में होंगे ज़रूर आएँ और जो अभी तक योजना नहीं बना पाए हैं वे भी योजना बना लें। दुबई पास है, उड़ान ज़्यादा लंबी नहीं है। हालांकि मैं ये बात मॉस्को के नज़रिए से कह रहा हूँ, आप सब अपनी अपनी जगह से देखिए। कुल मिलाकर शायद हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि परियोजना की शुरुआत के 1 साल बाद ही, और वह भी शून्य से, हम सब वहाँ खड़े होंगे। आप खुद देख लीजिएगा आपके आसपास कौन कौन होगा। हमारे पास सच में आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ है और हमारे लिए एक बहुत ही शानदार और रोमांचक कार्यक्रम आने वाला है, जिसका हम सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे प्रदर्शनी की याद आ गई। वैसे हमारी उत्पादन कंपनी एरोनोवा की वेबसाइट भी लॉन्च हो गई है। अगर किसी ने अभी तक नहीं देखी है तो जाहिर है वह अभी विकास के चरण में है। हम उसमें लगातार सामग्री जोड़ते रहेंगे और आगे भी ऐसा करते रहेंगे। लेकिन ये परियोजना की वेबसाइट नहीं है, बल्कि ये खास तौर पर उत्पादन कंपनी की वेबसाइट है। मैं अभी इसे कभी उत्पादन कंपनी तो कभी डिज़ाइन ब्यूरो कहता हूँ। कुल मिलाकर एरोनोवा कंपनी की अपनी वेबसाइट आ गई है और अभी उसे चैट में भी भेजा जाएगा। आइए देखें, अपनी बहुमूल्य टिप्पणियाँ, उपयोगी सुझाव और सच्ची इच्छाएं साझा करें कि आप वहाँ वास्तव में क्या देखना चाहेंगे। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये वेबसाइट कंपनी की बाज़ार में एक मजबूत और सकारात्मक छवि बनाने के लिए विशेष रूप से तैयार की जा रही है। इस समय हमारा गंभीर संस्थाओं और विभिन्न विभागों के साथ महत्वपूर्ण संवाद हो रहा है और हमारी वेबसाइट को भी उसी के अनुरूप होना चाहिए। साथ ही यह वेबसाइट हमारे ग्राहकों के लिए भी प्रभावी ढंग से काम करनी चाहिए। यह तो स्पष्ट है कि इस तरह की तकनीक के ग्राहक कौन होते हैं। तो आइए इसमें पूरी रुचि लें, इसे ध्यान से देखें और इससे बहुत खुश हों। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि ये मशीन ठीक से और सुचारू रूप से चल पड़े। मेरा मतलब है, मैं व्यापार की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपके सभी सवालों को ध्यान से देखता हूँ। अगर आपको मेरी वर्तमान स्थिति पर दी गई यह विस्तृत व्याख्यान पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में अपनी राय और सुझाव लिखें। मैं अभी आपके सवाल पढ़ता हूँ। नमस्ते, क्या हमें 2026 में एयरशिप्स की पहली मानव युक्त उड़ान की उम्मीद करनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए। हम तो वास्तव में इसकी उम्मीद इसी साल कर रहे थे और अगर सब कुछ अनुकूल रहा तो 2025 में भी हो सकता है। 35,000 क्यूबिक मीटर का एयरशिप, ये लगभग हिंडनबर्ग जैसा है, जिसमें कुल मिलाकर 90 लोग क्रू सहित जा सकते थे, लेकिन ये वाला लगभग 20 लोगों को ले जा सकेगा। स्ट्रेटोस्फेरिक जांचों से होने वाली कमाई अब दूसरी प्राथमिकता बन गई है। हाँ भी और नहीं भी। जो ग्राहक निगरानी के उद्देश्य से आते हैं उन्हें भी स्ट्रेटोस्फेरिक प्लेटफॉर्म्स में काफ़ी रुचि है और वे इसके संभावित लाभों को भी समझते हैं।
हमारे द्वारा किए गए उस अभूतपूर्व और सफल स्ट्रेटोस्फेयर लॉन्च के कारण, जिसने पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी परतों में प्रवेश करते हुए लगभग पूरी दुनिया का सफलतापूर्वक चक्कर लगाया और एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया, अब इस उभरते हुए और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में कई बड़े और प्रभावशाली खिलाड़ियों ने भी शामिल होने का महत्वपूर्ण फैसला किया है, जिससे इस उद्योग में प्रतिस्पर्धा और नवाचार में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। और बाउमनका के आधार पर अब स्ट्रेटोस्फेरिक प्लेटफॉर्म्स के आधुनिकीकरण और व्यापक सुधार के लिए एक गंभीर और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कार्य सफलतापूर्वक तैयार किया गया है, जो भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारा और बाउमनका के बीच एक महत्वपूर्ण और विस्तृत समझौता हुआ है, जिसके तहत यह पूरी गतिविधि स्वाभाविक रूप से और पूरी तरह से संयुक्त रूप से ही की जाएगी, जैसा कि पहले से ही तय किया गया था। सच कहूँ तो हम इस काम को समय पर पूरा नहीं कर पा रहे हैं, मैं ये स्वीकार करता हूँ, क्योंकि जानकारी देने की प्रक्रिया अभी तक सही ढंग से व्यवस्थित नहीं हुई है। स्ट्रेटोस्फीयर में लॉन्चिंग होती है और ये काफ़ी बार होती है। पिछले हफ्ते एक लॉन्च था, अगले हफ्ते फिर से होगा, लेकिन ये सभी वैज्ञानिक तकनीकी पहलू हैं। ये तो स्पष्ट है कि प्रगति को देखना वास्तव में शानदार और अत्यंत प्रेरणादायक होता है, लेकिन ये सारी प्रगति इस बात पर केंद्रित है कि गर्मियों के अंत तक कंपनी एरोनोवा की ओर से और बाउमनका की ओर से भी कुछ महत्वपूर्ण और लक्षित लॉन्च अवश्य होंगे, और बाउमनका स्वयं भी स्वतंत्र रूप से कुछ नए और महत्वपूर्ण लॉन्च करेगी। हम महत्वपूर्ण और उपयोगी पेलोड्स को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च करेंगे ताकि वैज्ञानिक प्रयोगों का प्रभावी ढंग से प्रदर्शन किया जा सके, जिससे भविष्य में इसके व्यापक और सफल व्यावसायिक विस्तार के लिए ठोस आधार तैयार किया जा सके। बाउमनका के साथ हमने समझा कि वास्तव में यह क्षेत्र अभी पूरी तरह से अनछुआ है और व्यावसायिक दिशा में काम करना वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति सुनिश्चित करने की तुलना में थोड़ा अधिक कठिन है। और संक्षेप में कहें तो हमने ग्राहक खोजने के लिए अपनी सारी ताकत और ऊर्जा झोंक दी। किसी को कोई सीमा नहीं है, यह तो सबका साझा प्रयास है। अगर कोई एक ग्राहक लाता है तो यह बहुत शानदार है, कोई दूसरा लाता है तो भी यह बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर हम अपने अत्याधुनिक और उन्नत स्ट्रेटोस्फेरिक सिस्टम को भी दुबई में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शित करेंगे। मुझे लगता है कि हमारे मौजूदा और व्यापक अनुभव को देखते हुए इसमें निश्चित रूप से काफ़ी अच्छी रुचि देखने को मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है टीम की स्थिति और परियोजनाओं को लागू करने के लिए तैयार रहने की स्थिति। तो स्ट्रेटोस्फीयर भी स्थिर नहीं है, वह भी आगे बढ़ रही है। नोवा 01 की अब तक कितनी यूनिट्स ऑन ऑर्डर की गई हैं, मैं ये जानकारी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये हमारी कंपनी की व्यावसायिक गोपनीयता है। लेक्चर बहुत शानदार था। क्या आपने केबिन के लिए सस्पेंशन की पूरी अवधारणा पर चर्चा की है? मैं सवाल को पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या केबिन को वास्तव में सस्पेंडेड होना चाहिए या केबिन पर कुछ अतिरिक्त सस्पेंशन होने चाहिए? हाँ, यह स्वाभाविक ही है। जब यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जब इसकी वास्तविक शुरुआत हुई थी, तब सब कुछ विस्तार से चर्चा में आया था। वैसे भी अब तो 4 साल से भी अधिक समय हो गया है, लेकिन जब यह शुरू हुआ था तब दिमाग में कई तरह के विचार आते थे। ऐसा भी किया जा सकता है, वैसे भी किया जा सकता है, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। और फिर बस 1 साल से भी कम समय में काम करते हुए कार्य प्रक्रियाओं में इतनी सारी अलग अलग और विस्तृत चर्चाएं होती हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो कल्पनाएं पहले शानदार विचारों के रूप में आती थीं, वे अब बस ऐसे ही गुजर जाती हैं जैसे कोई और समाधान, और ज़रूरी भी नहीं। बेहतर है उन्हें बस फेंक देना। नोवा 01 कितने समय में नोवा 2 के निर्माण की लागत निकाल लेगा? सबसे पहले यह इस बात पर निर्भर करता है कि नोवा 01 को कितनी मार्जिन के साथ बेचा जाएगा, क्योंकि अलग अलग योजनाएं हो सकती हैं और अभी भी वे अलग अलग निकल रही हैं। कहीं कहीं एरोनोवा नोवा 01 को सीधे अंतिम उपभोक्ता को बेच सकती है। कहीं कहीं एरोनोवा जो नोवा 01 को अपनी मुख्य कंपनी को बेचेगी, जो उसमें और आवश्यक उपकरण लगाएगी, और फिर नोवा उसे अंतिम ग्राहक को सीधे बेचेगी। यहाँ एक तरह की मार्जिन है, वहाँ दूसरी तरह की मार्जिन है, और कहीं तीसरी तरह की मार्जिन भी है। नोवा 01 को नोवा 2 के निर्माण की लागत निकालने के लिए विशेष रूप से नहीं बनाया गया है, लेकिन अगर हम इसकी गणना करें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि लगभग नहीं, मैं आपको यह नहीं बताऊंगा, वरना लोग अभी तुरंत दाम पूछने लगेंगे वगैरह वगैरह। हमने अपनी व्यावसायिक गोपनीयता का मोड पूरी तरह से ऑन कर दिया है। वे नोवा 2 की लागत निकालने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाए गए हैं, लेकिन अगर हम उन्हें यूनिट्स में गिने
तो यह निश्चित रूप से संभव है और यहाँ तक कि नोवा 2 भी नोवा 8 की लागत निकालने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाए गए हैं। मार्जिन डिवाइस के साथ साथ बढ़ती है, जैसे कि मान लीजिए नोवा 01 या एरोलेट 02 जैसे नवीनतम मॉडल। उदाहरण के लिए एक बाज़ार है, उस बाज़ार में एक विशेष प्रकार की तकनीक है जो एक निश्चित महत्वपूर्ण कार्य करने में पूरी तरह से सक्षम है, जैसे कि 50 किलोग्राम तक के भारी वज़न को हवा में आसानी से उठाना और उसे एक निश्चित दूरी तक सुरक्षित रूप से ले जाना या एक निश्चित समय अवधि तक हवा में स्थिर रखना। यह तकनीक पहले से मौजूद है, उदाहरण के लिए छोटे एयरशिप्स के साथ, यहाँ तक कि इन हेलीकॉप्टरों के साथ भी। मान लीजिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वे तो हैं ही माई 8 मॉडल के हेलीकॉप्टर, और इस तकनीक की एक निश्चित लागत है और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर तुम्हारे पास भी वही कार्य क्षमता है और उत्पाद की गुणवत्ता भी बिल्कुल वैसी ही है तो तुम उसकी तुलना में 2 या 3 गुना अधिक कीमत बिल्कुल भी नहीं रख सकते। अगर अंत में तुम खुद ही यह उपकरण सफलतापूर्वक बना लेते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ अतिरिक्त और बेहतर सुविधाएं हैं या कुछ सुविधाएं वास्तव में बहुत बेहतर हैं, जैसे कि उसकी गुणवत्ता या विशेषताएं, तो तुम उसकी कीमत को एक अनुमानित सीमा तक बढ़ा सकते हो। और छोटे उपकरणों के साथ तो सब कुछ बहुत स्पष्ट और सीधा है, जैसे कि क्वाडकॉप्टर, जिनके बारे में आप आसानी से ऑनलाइन खोज कर सकते हैं और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो लगभग मान लीजिए यह उपकरण 50 किलोग्राम तक का वज़न 200 किलोमीटर की दूरी तक कुशलतापूर्वक ले जा सकता है, या फिर यह 50 किलोग्राम के वज़न को 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग 6 घंटे तक लगातार हवा में बनाए रख सकता है, जो इसकी प्रभावशाली क्षमता को दर्शाता है। यहाँ तक कि गूगल करने की भी ज़रूरत नहीं है, डीप सीक से पूछना ज़्यादा आसान है, या किसी भी न्यूरल नेटवर्क से। मुझे उदाहरण के लिए डीप सीक पसंद है, वह तुरंत ही इंटरनेट से विकल्प निकाल देगा जिससे आप बाज़ार देख सकते हैं। तो मोटे तौर पर अगर हम कहें तो ये सिर्फ इंटरनेट से ही नहीं बल्कि इंटरनेट के अलावा भी अन्य विकल्पों को ध्यान में रखते हुए हम अब यह अच्छी तरह से समझते हैं कि ये जो छोटा सा एयरशिप है उसमें वास्तव में अनोखी और विशेष खूबियाँ हैं और हम इसे बेच सकते हैं, मतलब बाज़ार में जो अभी उपलब्ध है उससे कहीं ज़्यादा महंगे दाम पर। लेकिन आगे के किसी भी प्रक्रिया की लागत निकालने का कोई लक्ष्य नहीं है। यह सब स्वाभाविक रूप से आत्मनिर्भरता और लाभप्रदता की ओर जाएगा। बस ये एक ही बार में नहीं होगा कि हमने एक बेच दिया और सब कुछ वसूल हो गया। यह यहाँ होगा। पूरी संभावना है कि सीरियल प्रोडक्शन में यहाँ सचमुच सब कुछ वसूल हो जाएगा, क्योंकि उत्पादन की मात्रा बढ़ने से प्रति इकाई लागत में कमी आती है। यहाँ भी मार्जिन बहुत ज़्यादा है, जो इस डिवाइस की अनूठी विशेषताओं के कारण संभव है। यह डिवाइस बेहद अनोखा है, जिसमें कई अभिनव प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं। यहाँ मुनाफा है और यह मुनाफा इसकी उच्च दक्षता से आता है। ये केबिन के झुकाव को संतुलित करने के लिए नियंत्रित करता है, जिससे यात्रा के दौरान स्थिरता और यात्रियों का आराम सुनिश्चित होता है, वगैरह वगैरह। अगर यह कोई बहुत ही जिम्मेदार माल है तो जाहिर है उसके लिए स्थिरीकरण के लिए एक विशेष और उन्नत सस्पेंशन तैयार किया जाता है, जो झटकों और कंपन को प्रभावी ढंग से अवशोषित कर सके। लेकिन खुद केबिन में ऑटोमेशन एयरशिप्स को नियंत्रित करेगा। वही हिंडनबर्ग, लोग आराम से बैठे थे, अपने पेय पी रहे थे, गिलास मेज पर रखे थे और कुछ भी असामान्य नहीं हो रहा था। ये सब 100 साल पहले की बात है। मुझे लगता है कि अब हम पहले से कहीं ज़्यादा स्थिरता और सहजता से उड़ान भरेंगे। ऐसी बातें भी चर्चा में आई हैं कि केबिन पूरी तरह से एयरशिप के अंदर सुरक्षित रूप से तैर भी सकती है। ये निश्चित तौर पर संभव है। ये सिर्फ यहीं स्थिर नहीं रह सकती, हम पूरे ढांचे को आसानी से घुमा सकते हैं और एक मोमबत्ती की तरह धीरे धीरे ऊपर जा सकते हैं। 23-24 अगस्त को सेंट पीटर्सबर्ग में एक बैलूनिंग फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। हवा में 30 विशाल गुब्बारे और शहर में 1.2 करोड़ दर्शक। उलियाना, क्या तुम मुझे सुन रही हो? 23 और 24 अगस्त को सेंट पीटर्सबर्ग में एक भव्य गुब्बारा उत्सव आयोजित किया जाएगा। हवा में 30 गुब्बारे, शहर में 1.2 करोड़ दर्शक। शायद हमें भी अपने उपकरणों के साथ इसमें हिस्सा लेना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का अनुमानित आकार क्या है? मैं आयाम नहीं लिखना चाहता था, मैं बस एक सामान्य अनुमानित आकार जानना चाहता था। उदाहरण के लिए, क्या यह लगभग 17 मीटर लंबा है, जो एक छोटे घर के बराबर हो सकता है? या शायद यह 19 मीटर लंबा है, जो एक बड़ी बस के आकार का हो सकता है? या फिर यह 44 मीटर लंबा है, जो एक बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर हो सकता है? या यह 75 मीटर लंबा है, जो एक फुटबॉल मैदान की लंबाई के बराबर हो सकता है? यहाँ अभी भी कुछ अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि लेआउट में थोड़ा परिवर्तन हो रहा है। मैं यहाँ ये भी नहीं लिखूँगा कि सब कुछ कितना तैर रहा है। वाह, ये सचमुच बहुत दिलचस्प है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। परियोजना की वर्तमान समय सीमा को देखते हुए एरोनोवा नोवा 45 के ठीक नीचे एक महत्वपूर्ण साइट का निर्माण कर रहा है। मैं इस बात से सहमत हुए बिना नहीं रह सकता, लेकिन हमें निश्चित रूप से वित्त पोषण को कई गुना बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे पास वास्तव में बचत करने का अवसर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ जनरेटर खरीदे जा रहे हैं, उच्च आवृत्ति वाले तेज गति के मोटर खरीदे जा रहे हैं, सामग्री खरीदी जा रही है। ये सब इसी तरह चल रहा है। पैसे पर्याप्त हैं, लेकिन बचत के लिए नहीं, और यहाँ हमें बचत करनी पड़ेगी। क्या एरोनोवा नोवा 01 का उपयोग करके सेवाएं प्रदान करेगा? हाँ, यह निश्चित रूप से करेगा। सबसे अधिक संभावना है कि यह वाला क्लासिक प्रकार की सेवाएं अधिक प्रदान करेगा, जो कि पारंपरिक रूप से अपेक्षित हैं। यह संभव है, थोड़ी बहुत संशोधन के बाद भी, कि यह अपनी मूल कार्यक्षमता को बनाए रखेगा और उसमें सुधार भी करेगा। क्या सीरियल एयरशिप्स अब स्वदेशी फिल्म से बनेंगे? यह एक बहुत ही अच्छा और विचारणीय प्रश्न है। हमारे पास कुछ ऐसे उद्यम हैं जो सिद्धांत रूप में पूरी तरह से स्वदेशी फिल्म का उत्पादन करने में सक्षम हैं। हालांकि इन उद्यमों को हर जगह उत्पादन क्षमता में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें। इसके अतिरिक्त यह भी संभव है कि हमारे प्रोजेक्ट के माध्यम से हम उन्हें इस बात के लिए प्रेरित कर सकें कि वे अपने स्वयं के कारखानों और उत्पादन इकाइयों में आवश्यक निवेश करें, ताकि उनका आधुनिकीकरण हो सके और वे वैश्विक मानकों के अनुरूप उत्पादन कर सकें। असल में इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है और इसमें कोई ख़ास कठिनाई भी नहीं है, और हाँ, तब वे हमारे लिए आवश्यक गुणवत्ता की सामग्री का उत्पादन करने में सक्षम होंगे। हम अब भी पहले से ही एक ठोस तकनीकी कार्य TZ देने में सक्षम हैं। लगभग इस सामग्री की पूरी संरचना, कौन सा आधार है, कौन से भराव हैं, कौन सी फिल्में हैं, इन सभी सामग्रियों के लिए सभी आवश्यकताएं। यह तो स्पष्ट है कि जब सब कुछ एक साथ स्थानीयकृत किया जाता है, जहां वे विकसित और उत्पादित होते हैं, जैसा कि आजकल हमारे यहाँ कहना पसंद किया जाता है, हम तकनीकी संप्रभुता को बढ़ा रहे हैं और साथ ही यह भी उम्मीद करते हैं कि यह आर्थिक रूप से उचित और व्यावहारिक भी होगा। यह इस सिक्के का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। जब आप कपड़े के उत्पादन के लिए उत्पादन लाइनें शुरू करते हैं, तो उन्हें लगातार काम करना चाहिए, काम करना चाहिए, काम करना चाहिए। कपड़ों का उत्पादन वहाँ प्रतिदिन शायद किलोमीटरों में होना चाहिए, ताकि पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार एक निश्चित अवधि में ये मशीनें अपनी लागत पूरी तरह से और प्रभावी ढंग से निकाल सकें, और इसी तरह आगे भी यह प्रक्रिया निरंतर जारी रह सके। लेकिन अगर कुल मिलाकर यह उद्यम वास्तव में लाभदायक है और वहाँ कोई ऐसा सुपर व्यावसायिक लक्ष्य नहीं है कि तुरंत ही सारी लागत वसूल कर ली जाए, तो यह पूरी तरह से संभव है कि हम सब मिलकर कोई आर्थिक व्यावहारिकता निकाल सकें। तो फिलहाल ये वे सभी सवाल हैं जो मुझे भेजे गए थे। आप आवरणों की गैस पारगम्यता के साथ क्या करेंगे? यह यंत्र हवा में कितनी देर तक टिकेगा? असल में इस एयरशिप पर लगे मौजूदा आवरण ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से कम मुझे तो यह स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि गैस पारगम्यता को लेकर कोई समस्या नहीं है और हीलियम के दूषित होने की भी कोई समस्या नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण अवलोकन है, क्योंकि यह दर्शाता है कि वर्तमान सामग्री और डिज़ाइन इस विशेष पहलू में प्रभावी हैं और अपेक्षित रूप से कार्य कर रहे हैं। यह सब कुछ पता नहीं, मैं एक विस्तृत तुलना कर सकता हूँ, शायद अन्य समान परियोजनाओं या पिछली विफलताओं के साथ, ताकि हम इस सफलता के महत्व को और बेहतर ढंग से समझ सकें। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में शिक्षित हूँ। हमारे यहाँ स्पेशल प्रिसीजन मशीनरी जैसे बहुत ही विशिष्ट और उन्नत कोर्स थे, वगैरह वगैरह। और जब आप किसी भी विषय में बहुत गहराई से और विस्तार से उतरते हैं, तो आपको यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि वहाँ कुछ अंतर्निहित जटिलताएं, विभिन्न प्रकार की बाधाएं और अन्य संभावित समस्याएं सामने आती हैं, जिनका समाधान आवश्यक होता है। जब आप इन चीज़ों को नहीं जानते, तो आप बस उठाते हैं और कर देते हैं, और ज़्यादातर मामलों में सब कुछ थोड़ा आसान होता है। यह तो समझ में आता है, और शायद इसी तरह की पेशेवर विकृति अंतर्राष्ट्रीय एयरशिप विशेषज्ञों में भी विकसित हो गई है। सभी लोग बस इन्हीं छोटी छोटी बातों में ही उलझे हुए रहते हैं। असल में जब आप पूरे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ये छोटी बातें दिखती भी नहीं हैं, लेकिन हमेशा की तरह हालात कुछ ऐसे ही बन जाते हैं। अजीब और कुछ हद तक विचित्र कारणों से लोग अक्सर लाभ और वास्तविक उपयोगिता की बजाय कुछ छोटी छोटी बारीकियों और मामूली गलतियों पर ही चर्चा करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और यही एक सामाजिक आदत इस बात तक ले आई है कि लोग अब ये सवाल पूछने लगे हैं कि गैस पारगम्यता के साथ आखिर क्या किया जाए, जबकि हमने इसी उपकरण पर बहुत अच्छी तरह से ये समझ लिया है कि इसमें सब कुछ बिल्कुल ठीक है। इन कपड़ों पर तो ये और भी ज़्यादा ठीक रहेगा।
गैस पारगम्यता के साथ सब कुछ ठीक है। हाँ, हीलियम गंदा हो जाता है, शर्तिया तौर पर दूषित हो जाता है। आंशिक दबाव चाहे जैसे भी हो, यहाँ एक तरह के अणुओं का एक निश्चित हिस्सा है, वहाँ दूसरे अणुओं का एक और हिस्सा है और वे फिर भी अंदर जाना चाहते हैं। समय के साथ वे अंततः अंदर पहुँच ही जाते हैं। कोई बात नहीं, हीलियम को शुद्ध करने की विशेष प्रणालियाँ इसी के लिए विशेष रूप से बनाई गई हैं। यह धीरे धीरे थोड़ा गंदा होगा, फिर जल्दी से साफ़ हो जाएगा और आगे चलता रहेगा। वहाँ तो बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। वैसे वहाँ और भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण और विस्तृत काम हो रहा है, मैंने तो बस सतह को ही छुआ है। हीलियम की शुद्धिकरण प्रणालियों पर भी अभी सक्रिय रूप से और लगातार काम चल रहा है और इसमें काफ़ी अच्छी प्रगति भी हुई है। काम चल रहा है, लेकिन यह तकनीक जर्मनों के पास है, महंगी है वगैरह। हमारे पास भी ऐसी ही तकनीक बनाने की क्षमता है, हमें इनमें बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं दिखती। हम एक साथ मोबाइल प्रणाली भी बना रहे हैं जो सीधे बोर्ड पर होगी, शर्तिया तौर पर छोटी होगी, थोड़ी थोड़ी मात्रा में काम करेगी, लेकिन यह एक निश्चित सीमा तक प्रदूषण की भरपाई कर सकेगी। और एक स्थलीय स्टेशन भी जो जल्दी से, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है जैसे लीकेज या कुछ और, तो बस जल्दी से फिर से शुद्धिकरण और रीलोडिंग करना होगा। ऐसी ही एक प्रणाली भी हम विकसित कर रहे हैं। खैर, यह तो स्पष्ट है, विकसित कर रहे हैं का मतलब है कि अभी हम इसके बारे में सोच सकते हैं, अवधारणा व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में सब कुछ इससे कहीं आगे बढ़ चुका है। यह भी स्पष्ट है कि हीलियम शुद्धिकरण प्रणाली एक संयुक्त प्रणाली है। इस प्रणाली का अधिकांश हिस्सा हम खुद बनाते हैं। इसमें कुछ विशेष कार्ट्रिज होते हैं जिन्हें बनाना वास्तव में कोई तुक नहीं है। ये ऐसा है जैसे आजकल माइक्रोचिप्स बनाना शुरू कर देना। इसकी क्या ज़रूरत है? कार्ट्रिज उपलब्ध हैं, कार्ट्रिज चुन ली गए हैं, सारा उपकरण चुन लिया गया है, वैक्यूम तकनीक भी चुन ली गई है। हम पहले ही उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। अगर अभी वैज्ञानिक तकनीकी दिशा की बात करें, यानी वैज्ञानिक अनुसंधान की, तो जैसा कि हम यहाँ प्रयोगशाला में कहते हैं, हमें अभी 2 और वेबिनार आयोजित करने होंगे। आशा है कि वहाँ से जल्द ही बहुत ही रोचक और शानदार कंटेंट आएगा। वहाँ वैसे भी बहुत दिलचस्प है, बस शूटिंग की प्रक्रिया को व्यवस्थित किया जा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट में यूएई से कोई बड़ा निवेशक शामिल हो जाए? हमें इसकी उम्मीद है, मुझे उम्मीद है और आप भी उम्मीद करते हैं। लेकिन निवेशक को सबसे अधिक संभावना है हम विशिष्ट उपकरणों के लिए ग्राहक के रूप में स्वीकार करेंगे, यानी शर्त के तौर पर ऑर्डर लेंगे। जैसा कि यहाँ देश में होता है, ग्राहक हमें एक उपयुक्त स्थान प्रदान करता है और फिर हम उस निर्दिष्ट स्थान पर उसके लिए एक विशाल और सुसज्जित गैराज का निर्माण करते हैं। इसी गैराज में हम सावधानीपूर्वक और कुशलता से एयरशिप्स को असेंबल करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दूसरे देशों में एरोनोवा परियोजना में किस तरह की गहरी रुचि और उत्साह दिखाया जा रहा है? परियोजना की शुरुआत में उसी पिछले पतझड़ में हमने विभिन्न देशों में एक त्वरित और व्यापक निगरानी की थी, ताकि यह समझा जा सके कि कौन से क्षेत्र इसमें सबसे अधिक रुचि रखते हैं। इसमें विशेष रूप से अरब देश, एशियाई देश जैसे कि इंडोनेशिया और अफ्रीका के विभिन्न हिस्से शामिल थे, जहां इस परियोजना की संभावनाओं को परखा गया। रुचि तो है, लेकिन हमेशा की तरह जैसे हर जगह होता है, हमें काम करता हुआ एक पूर्ण और पूरी तरह से कार्यात्मक प्रोटोटाइप दिखाइए और फिर हमारे सारे पैसे ले जाइए। अभी तक अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक दिशा में सब कुछ पूरी तरह से रुका हुआ है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम किसी भी अवसर को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि असल में वैश्विक स्तर पर एयरशिप्स के लिए प्रस्तावों का बाजार इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, बल्कि ये काफ़ी ठंडा और निष्क्रिय है। एक कंपनी अपनी पेशकश करती है, दूसरी कंपनी भी कुछ नया पेश करती है, तीसरी और चौथी कंपनियां भी कुछ न कुछ वादा करती हैं। हर कोई कुछ न कुछ करने का दावा करता है, लेकिन वास्तव में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाता है और कुछ भी करता नहीं है। हम खुद ही इसे बनाएंगे और सब अपने आप ही यहाँ पर आ जाएंगे। यही हमारी मुख्य नीति है। और यहाँ रूस में भी मैं बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं करता हूँ, ताकि कोई बड़ी समस्या उत्पन्न ना हो जाए। मुझे लगता है अरब अमीरात में होने वाली प्रदर्शनी के बाद ही हमें असली रुचि का पता चलेगा। तो अगर आपके सभी सवाल खत्म हो गए हैं तो कृपया परियोजना को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद कि आप यह वीडियो देखते हैं, इसमें रुचि लेते हैं। किसी भी ऐसे व्यक्ति को यह महत्वपूर्ण वीडियो भेजें और उन्हें बताएं कि हमारे महान देश में अब एयरशिप्स बन रहे हैं। लोग सिर्फ बातें नहीं करते, बल्कि वे सच में इन्हें बनाते हैं और सफलतापूर्वक उड़ाते हैं। बहुत जल्द आप स्वयं आकर यह देख सकेंगे कि यह विशालकाय एयरशिप कैसे उड़ता है। फिलहाल तो यह छोटा है, अगला वाला, और जाहिर है बड़े एयरशिप्स के सभी प्रदर्शन यहीं पर आयोजित होंगे।
और आगे के भी जिन्हें यह अत्यधिक दिलचस्प लगे, चलिए सबको इसमें शामिल करें। तो फिर से ये महत्वपूर्ण सवाल आया है कि क्या आवरण में हवा भरी जाती है? नहीं, एक पूरे महीने में एक बार भी कुछ भी नहीं भरा गया। हीलियम की गुणवत्ता बस कुछ .% ही घटी है, जो कि बहुत ही मामूली है। दोबारा हवा भरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक बार हवा भरी थी, ठीक है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन ये सब आवरण के मटेरियल से जुड़ा है, वह थोड़ा फैलता है और इसी वजह से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। और जब हमने इसे भरा, बैलूनेट के साथ काम किया, उस पर उड़ान भरी, उस पर भार पड़ा, तो वह थोड़ा सा फैल गया, उसका आकार बढ़ गया। एक बार हमने उसमें हवा भरी थी, बस उसके बाद आवरण का आकार स्थिर हो गया, फिर दोबारा नहीं भरा, तो सब कुछ ठीक है। तो चूंकि अब और कोई अतिरिक्त सवाल नहीं है, मुझे आपके लिए ये छोटी सी और संक्षिप्त व्याख्यान प्रस्तुत करने में बहुत खुशी हुई, और यूं कहें तो आपको यह पूरी तरह से बताने में कि हमारे यहाँ वास्तव में क्या कुछ हो रहा है। 1 हफ्ते बाद अगले गुरुवार को भी मैं निश्चित रूप से आऊँगा। 2 हफ्ते बाद क्यों, मतलब अगले हफ्ते नहीं, बल्कि उसके ठीक अगले गुरुवार को आप अवश्य आइए, और कृपया किसी अपने मित्र या परिवार के सदस्य को भी साथ लाइए। यह अनुभव बहुत ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक होगा। मैं आपको विस्तार से सब कुछ बताऊंगा। बस आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम अपने महत्वपूर्ण काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक अलविदा। सोलर ग्रुप का परिचय। कभी यह एक सपना था, आसमान का सपना, स्वतंत्र उड़ानों का सपना, विश्व यात्रा का सपना, और हमने इसे साकार कर दिया। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए था? हमारे सपने हमारे लक्ष्य बन गए हैं। हमारे विचार हमारे योजनाओं में बदल गए हैं। हमारे आइडियाज एक रोड मैप और उत्पादन तकनीक में तब्दील हो रहे हैं। हमारा कार्यक्रम सालों आगे तक तय है। विकास और निर्माण, घटक और सामग्री, मॉडल बनाना और परीक्षण करना। सपने से हम परिणाम की ओर बढ़ रहे हैं। इस सफर में हमारे साथ चलो। सोलर ग्रुप नए पीढ़ी के ज़ेपेलिन प्रोजेक्ट का परिचय देता है। हमने भविष्य की भविष्यवाणी करने का तरीका चुना है, इसे आपके साथ मिलकर बनाना।